तो देखो हम लोग चैप्टर पढ़ रहे थे लाइफ प्रोसेस 10th क्लास का। पहला लाइफ प्रोसेस न्यूट्रिशन हमने कवर किया, उसमें हमने प्लांट में न्यूट्रिशन पढ़ा, फिर हमने एनिमल न्यूट्रिशन पढ़ा, है ना। और मैं हमेशा जब क्लास स्टार्ट करता हूँ तो मैं कहता हूँ कि मुझे उम्मीद है कि तुमने पढ़ा होगा, है ना। पढ़ा होगा तो फ़ायदे में रहोगे, नहीं पढ़ा होगा तो नुकसान में रहोगे, बाद में पढ़ना पड़ेगा। बेहतर है साथ साथ पढ़ो, बेहतर है साथ साथ पढ़ो। चलो वो चार रखा है, हाँ इम्पोर्टेंट बच्चा जीत बाबू, जीत नहीं जतिन आ रखा है, सॉरी जतिन। तो हम बच्चा आज चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं एक नए टॉपिक, दैट इज सेकेंड लाइफ प्रोसेस। टॉपिक का नाम है रेस्पिरेशन। बोले तो सेकेंड लाइफ प्रोसेस हम पढ़ रहे हैं, दैट इज रेस्पिरेशन। और ये सब मैं बताने में टाइम बर्बाद नहीं करूँगा कि लाइफ प्रोसेस क्या होता था। पता है लाइफ प्रोसेस क्या होता था? अ प्रोसेस विच इज एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। पहला पढ़ा न्यूट्रिशन, दूसरा आ गया रेस्पिरेशन। चलो क्या है रेस्पिरेशन पढ़ते हैं। तो रेस्पिरेशन एक लाइफ प्रोसेस है बच्चा, और रेस्पिरेशन वो लाइफ प्रोसेस है जिस प्रोसेस में बॉडी क्या कर रही है, जो डाइजेस्टेड फूड हुआ था, पढ़ा था न्यूट्रिशन में, वहाँ फूड डाइजेस्ट हुआ था और वो बाय द प्रोसेस ऑफ एसिमिलेशन क्या हुआ था, पूरे बॉडी में ट्रांसपोर्ट होता है और क्या करता है, बॉडी के प्रत्येक सेल तक पहुँचता है। और जब वो डाइजेस्टेड फूड सेल में पहुँचता है, और वही जो ब्लड जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन से डाइजेस्टेड फूड को कहाँ लेके जाता है, सेल में लेके जाता है। और वही ब्लड क्या करता है, लंग से ऑक्सीजन को भी कहाँ लेके जाता है, सेल तक लेके जाता है। और जब सेल में डाइजेस्टेड फूड और ऑक्सीजन जब आपस में मिलते हैं तो उन दोनों के मिलने से, किसके मिलने से, डाइजेस्टेड फूड और ऑक्सीजन के मिलने से क्या बनती है, एनर्जी बनती है। क्या बनती है, एनर्जी बनती है। और इस प्रोसेस को कहते हैं क्या, रेस्पिरेशन। क्या कहते हैं, रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन क्या है, रेस्पिरेशन इज अ लाइफ प्रोसेस इन विच बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ डाइजेस्टेड फूड एंड द ऑक्सीजन एनर्जी इज क्रिएटेड इन दी सेल। आपकी बॉडी में कोई ऑर्गन नहीं है जहाँ एनर्जी बनती है, हर इंडिविजुअल सेल में क्या होता है, रेस्पिरेशन होता है। हर इंडिविजुअल सेल क्या करता है, बाय द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन क्या बनाता है, एनर्जी बनाता है। क्या बनाता है, एनर्जी। और इन शॉर्ट कहें, रेस्पिरेशन वहाँ लाइफ प्रोसेस है जिसमें एनर्जी बनती है। क्या बनती है, एनर्जी बनती है। बट थोड़ा सा इतना सस्ता भी नहीं खत्म करेंगे ना। एनर्जी बनती है किससे बनती है, बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ डाइजेस्टेड फूड एंड दी ऑक्सीजन। और कहाँ बन रही है एनर्जी, है सेल में बन रही है। क्या बन रही है, सेल में। इसलिए इसको क्या कहा गया, सेलुलर रेस्पिरेशन। क्या कहा गया, सेलुलर रेस्पिरेशन। क्योंकि अल्टीमेटली रेस्पिरेशन हो कहाँ रहा है, सेल में हो रहा है। कहाँ हो रहा है, सेल। तो मुझे लगता है मैं समझा दिया रेस्पिरेशन क्या है ना। बाकी मैं पढ़ देता हूँ आपके लिए। द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम फूड इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। थोड़ा सा इसको और इंप्रूवाइज कर सकते थे। द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग ऑफ एनर्जी फ्रॉम दी फूड, फ्रॉम द कॉम्बिनेशन ऑफ फूड एंड ऑक्सीजन इन दी सेल इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। थोड़ा सा ना डेफिनेशन ऐसा बनाओ कि जो उसमें सब कुछ आ जाए, है ना। चलिए अब ये मैंने यहाँ लिखा भी है कि देखो रेस्पिरेशन में क्या हो रहा है बेटा, रेस्पिरेशन में फूड और ऑक्सीजन जब आपस में एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं, ऑब्वियस सी बात है कहाँ, सेल पे, तो तीन चीज़ें बनती हैं। वन इज कार्बन डाइऑक्साइड जो टोटली वेस्ट है, बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड कोई यूज़ नहीं है, बॉडी उसको क्या करेगी, एक्सक्रीट ही करती है। बात करेंगे कैसे करती है। वाटर को हम वेस्ट नहीं कह सकते, बिकॉज वाटर जो भी बनता है इस प्रोसेस में, ऑब्वियस सी बात है बॉडी उसको कई तरह के प्रोसेस के लिए इस्तेमाल करती है, तो वाटर को यहाँ वेस्ट नहीं कह सकते। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या, एनर्जी बनती है। क्या बनती है, एनर्जी। और क्या पता आपको थोड़ा बहुत पता भी हो, ये जो एनर्जी बनती है ऑब्वियस सी बात है एक केमिकल की फॉर्म में बनती है। केमिकल का नाम है एटीपी। क्या नाम है, एटीपी, दैट इज एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। मुझे लगता है नाम आपने 9th में सुना होगा, ठीक है। बाकी हम डिटेल में बात करेंगे। तो मुझे लगता है मैं आपको रेस्पिरेशन समझा पाया हूँगा। रेस्पिरेशन क्या है बेटा, रेस्पिरेशन इज अ लाइफ प्रोसेस इन विच एनर्जी इज क्रिएटेड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ डाइजेस्टेड फूड, भी नहीं बोलिए, डाइजेस्टेड फूड एंड द ऑक्सीजन इन दी सेल, ठीक है। चल तो ये सब चीज़ मैंने बताई दी, है ना। क्या है ये, लाइफ प्रोसेस के लिए एनर्जी प्रोवाइड कराता है। इसके बाई प्रोडक्ट क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड जो कि वेस्ट है, और वाटर क्या है, वेस्ट नहीं है। वेस्ट का मतलब होता है जो बॉडी के लिए हार्मफुल है और बॉडी के लिए कोई यूज़ नहीं है। तो वाटर हार्मफुल भी नहीं है और बॉडी के लिए यूजफुल है और तरह के प्रोसेस के लिए, इसलिए उसको वेस्ट तो नहीं कहा जा सकता। चलिए ये डायग्राम भी समझ आ गया होगा,
समझाना है क्या इसको? छोड़ो, बच्चे नहीं हो, चलो ठीक है, समझा दूंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं। ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेशन। अच्छा, ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन में लोग कंफ्यूज होते हैं, वैसे ब्रीथिंग आगे भी आएगा बट फिर भी ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन बहुत अलग चीज़ है बच्चे। एयर को इनहेल करना और फिर एयर को एक्सेल करना, दैट इज द ब्रीथिंग। जो आप हवा लंग्स के अंदर ले रहे हो नाक से और फिर लंग्स से हवा को बाहर रिलीज करते, दैट इज एक्सेल करते हो, दैट इज ब्रीथिंग, दैट इज ब्रीथिंग। और ब्रीथिंग एक फिजिकल प्रोसेस है। ब्रीथिंग क्या है? एक फिजिकल प्रोसेस है कि नहीं? भाई जब आप इनहेल कर रहे हैं तो लंग्स कैविटी क्या करती है? एक्सपैंड करती है ना? और जब आप एक्सेल कर रहे हैं, बाहर छोड़ रहे हैं, तो लंग्स कैविटी कंप्रेस होती है। बाकी कुछ केमिकल रिएक्शन हो रही है यहाँ पर। तो ब्रीथिंग इज जस्ट क्या केमिकल नहीं, फिजिकल प्रोसेस। क्या है? इनहेलेशन एंड एक्सलेशन ऑफ गैस इज कॉल्ड ब्रीथिंग, एंड ब्रीथिंग इज फिजिकल प्रोसेस। और ब्रीथिंग में कौन इन्वॉल्व है? ऑब्वियस सी बात है, ब्रीथिंग में लंग्स इन्वॉल्व होता है। बाकी ब्रीथिंग में मैं पढ़ाऊंगा आगे जाके, एक टॉपिक आएगा बाद में आगे कि ब्रीथिंग के दौरान क्या हो रहा है या क्या किसकी वजह से ब्रीथिंग होता है इनहेल, और जब आप एक्सेल करते हैं तो बॉडी में क्या चेंजेस आते हैं, मतलब फिजिकल चेंज। ऑब्वियस क्या फिजिकल चेंज आते हैं। तो समझ आए फिलहाल के लिए ब्रीथिंग क्या है? इनहेलेशन एंड एक्सेलेशन ऑफ गैसेस इज कॉल्ड ब्रीथिंग, एंड ब्रीथिंग इज अ फिजिकल प्रोसेस। बात वही कर रहे हैं किसकी? रेस्पिरेशन की। किसकी? रेस्पिरेशन, जो आज हम पढ़ रहे हैं। भाई वही रेस्पिरेशन बताया। रेस्पिरेशन क्या है? एक बायोकेमिकल प्रोसेस है बेटा, दिखाया नहीं? अरे दैट इज अ रिएक्शन, दैट इज अ केमिकल रिएक्शन, कि जहां फूड और ऑक्सीजन मिलकर क्या बना रहे हैं? 3 नए पदार्थ बना रहे हैं, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। तो क्या ये फिजिकल चेंज है? दैट इज अ केमिकल चेंज। तो रेस्पिरेशन इज अ बायोकेमिकल प्रोसेस। कहां होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। कहां होता है माइटोकॉन्ड्रिया? सेल में होता है। कहां होता है? सेल में होता है। और इस प्रोसेस के दौरान क्या बनती है बेटा? एनर्जी रिलीज होती है। क्या होती है? एनर्जी। और थोड़ा सा मैं आपको ये डायग्राम से यहाँ समझा दूं कि देखो, वैसे टॉपिक बाद में आना था, ठीक है, बट अगर यही मैं बता दूं कि ब्रीथिंग के दौरान देखो क्या हो रहा है। जब आप इनहेल करते हैं, जब क्या करते हैं आप? इनहेल करते हैं, दैट इज ब्रीथ इन करते हो, तो आपका लंग्स कैविटी क्या करता है? एक्सपेंड करता है, तभी वहां आवाज आती है। कैसे जाती है? दो चीजें, 2 मसल्स इसमें काम कर रही है। एक तो आपकी रिब केज की मसल, और एक आपके यहाँ एक क्या होता है? डायफ्राम होता है, जो आपके एब्डोमेन मतलब पेट वाला हिस्सा और जो लंग्स कैविटी वाला हिस्सा है, इसको सेपरेट करता है। बट उसको सेपरेट करने के अलावा इसका काम और भी है। ये जो डायफ्राम है, ये आपके लंग्स कैविटी को एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट करने में मदद भी करता है। अब इनहेलेशन के दौरान क्या हो रहा है? 2 चीजें हो रही है। रिब केज की जो मसल है, जो रिब केज की मसल्स हैं, वो मूव करती है कहाँ? आउटवर्ड। और डायफ्राम का मसल ज्यादा कहाँ? नीचे। ये भी पेपर में आता है कि ड्यूरिंग द इनहेलेशन बताओ मसल्स का मूवमेंट क्या है। तो तुम भी जानते हो 2 मसल्स का मूवमेंट हो रहा है। किसका? रिब केज की मसल और डायफ्राम की मसल। और इनहेलेशन के दौरान रिब केज का मसल क्या करता है? मूव करता है अपवर्ड, दैट इज आउटवर्ड। और जो डायफ्राम का मसल वो क्या करता है? नीचे जाता है। इस वजह से क्या बनता है? लंग्स के अंदर स्पेस बनता है और गैस अंदर जा पाती है, बोले तो इनहेलेशन हो पाता है। और वही बात करें किसकी? एक्सहेलेशन की। तो एक्सहेलेशन में क्या होता है? जब आप ब्रीथ आउट कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है लंग्स कैविटी क्या करेगी? कॉन्ट्रैक्ट करेगी, सिकुड़ेगी, श्रिंक करेगी। कैसे श्रिंक कर रहा है? कि जो रिब केज की मसल्स हैं वो क्या करती है? मूव करती है कहाँ? इनवर्ड। और जो डायफ्राम है वो कहाँ आता है? ऊपर की तरफ आता है। इससे क्या होता है? लंग्स कैविटी कंप्रेस बोले तो कॉन्ट्रैक्ट होती है, और जो अंदर एयर है वो प्रेशर के साथ या स्लाइटली प्रेशर के साथ लंग्स कैविटी से एग्जिट कर जाती है। वैसे टॉपिक आगे बताना था कि ब्रीथिंग के इनहेलेशन में कैसा मूवमेंट है मसल्स का, और एक्सहेलेशन के दौरान कैसा मूवमेंट है। आई थिंक डायग्राम बहुत सही डाले हुए हैं, यहीं पे समझ आ रहा है, ठीक है। तो फिलहाल ब्रीथिंग समझ आ गया। ब्रीथिंग इज अ फिजिकल प्रोसेस इन विच ऑक्सीजन रिच एयर इज इनहेल एंड द कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर इज एक्सहेल। क्या करते हो ब्रीथिंग के दौरान? वहां एयर जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा है उसको इनहेल करते हो, और जो एयर बाहर छोड़ते हो एक्सहेलेशन, उसमें क्या होता है? उसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होता है ना। क्योंकि तुम भी जानते हो कार्बन डाइऑक्साइड कहां से आ रहा है? आपकी बॉडी ने रेस्पिरेशन के दौरान जो कार्बन डाइऑक्साइड बनाया वो उसमें वापस बाहर आता है, ठीक है। और वो मैंने आपको बता दिया कि इनहेलेशन में क्या हो रहा है, एक्सहेलेशन कैसे होता है, मसल्स का मूवमेंट दोनों में क्या है। वापस आते हैं कहाँ? रेस्पिरेशन। बट फिर भी ये अंतर बताना जरूरी था कि ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन एंटायरली 2 डिफरेंट चीजें। बच्चों को लगता है ब्रीथिंग इज रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन जब बायोकेमिकल प्रोसेस। चलिए इधर देखिए जरा। तो बात ये हो रही है बेटा कि वो ठीक है, समझ आया कि जब रेस्पिरेशन होता है
तो रेस्पिरेशन वो प्रक्रिया है जिससे एनर्जी बनती है। ठीक है, तो एनर्जी बनती है वो समझ आ गया, पीछे रिएक्शन लिखी हुई है, बट सवाल है कि जो एनर्जी बनती है वो स्टोर कैसे होती है। ठीक है कि जब रेस्पिरेशन होगा, डाइजेस्टेड फूड ऑक्सीजन के साथ मिलेगा और क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। बट प्रश्न ये है कि जो एनर्जी वहां बनेगी वो स्टोर कैसे होती है सेल में या बॉडी में। ठीक है, तो वो है हमारा टॉपिक कि हाउ एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इज स्टोर, कि रेस्पिरेशन के दौरान बनने वाली एनर्जी स्टोर कैसे होती है, जरा समझिएगा। इस रिएक्शन को पढ़ने से पहले मेरी बात सुनना। जो सेल है ना, उस सेल के अंदर पहले से 3 तरह के सब्सटेंस मौजूद है। पहला है एडीपी, दैट इज एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट। और जो एडीपी है, एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट, इसका जो एनर्जी कंटेंट है, इसका जो एनर्जी कंटेंट है वो लो होता है। क्या होता है, लो होता है। और वहां सेल के अंदर बच्चा पहले से एटीपी भी मौजूद है। क्या मौजूद है, एटीपी भी मौजूद है, दैट इज एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। और इसका जो एनर्जी कंटेंट है वो क्या होता है, एडीपी से अच्छा खासा ज़्यादा होता है। और इसके अलावा वहाँ एक और सब्सटेंस मौजूद है, दैट इज पीआई, इसको लिखते हैं, दैट इज इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। तो पहले ये समझने से पहले कि कैसे एनर्जी स्टोर होती है, वो ठीक है कि रेस्पिरेशन के दौरान एनर्जी बनती है, बट टॉपिक है कि एनर्जी जो बनती है वो स्टोर कैसे होती है। उसको समझने से पहले समझो कि वहाँ कहानी क्या है, कि सेल के अंदर पहले से 3 सब्सटेंस या 3 केमिकल सब्सटेंस मौजूद है, पहले से मौजूद है। वन इज एडीपी, दैट इज एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट, दूसरा एटीपी, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। और ये अंतर समझ लेना कि इसका एनर्जी का कंटेंट कम है एटीपी वाले का, और एटीपी वाले का एनर्जी का कंसंट्रेशन या कंटेंट क्या है, ज़्यादा है। और उसके अलावा वहाँ एक क्या है, एक और सब्सटेंस है फॉस्फेट, दैट इज इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, इसको पीआई लिखते हैं। क्या लिखते हैं, पीआई। अब समझना कैसे हो रहा है, ये याद रहेगा क्या क्या वहाँ पर है। अच्छा, अब बात कर रहे हैं, देखो यहाँ से स्टार्ट करूँगा कि जब सेल के अंदर, इसको समझना, जब सेल के अंदर बेटा डाइजेस्टेड फूड दैट इज C6H12O6 पहुंचा, ब्लड ही लेके आया, साथ में क्या आ रहा है, ऑक्सीजन भी आ रहा है ना। अब तुम जानते हो इन दोनों के बीच रिएक्शन होगी, दैट इज रेस्पिरेशन। क्या होगा, रेस्पिरेशन। अभी तो बताया पीछे क्या होगा, फूड और ऑक्सीजन। फूड को बेहतर क्या लिख दूं, ग्लूकोज, है ना। C6H12O6 दैट इज फूड, डाइजेस्टेड फूड, जब ऑक्सीजन के साथ मिला तो आप कह रहे हैं क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड, H2, एक ही बात होता है, आगे पीछे हो सकता है, और एनर्जी। बट खनक बेटा सवाल यही तो है कि जो एनर्जी बना वो एनर्जी स्टोर कैसे हो रहा है, वो एनर्जी स्टोर कैसे हो रहा है। एनर्जी तो ऐसे बन रहा है बाय द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, बट मुद्दा यह है कि एनर्जी बॉडी स्टोर करती है, बन तो गया रेस्पिरेशन, तो कैसे होता है। देखो वहां तो बात कर रहे हैं कि देखो जब एनर्जी बनी, सुनना, जब एनर्जी बनी, और मैंने आपको आई थिंक चैप्टर पढ़ाया केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, तो आप जानते हैं रिएक्शन कैसे होती है। अच्छा, अब वहां पहले से बेटा कुछ एडीपी के मॉलिक्यूल थे, वहां पहले से क्या थे, कुछ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के मॉलिक्यूल थे। अब जब रेस्पिरेशन के दौरान एनर्जी बनी तो उस एनर्जी की वजह से ये एडीपी और फॉस्फेट के मॉलिक्यूल आपस में रिएक्ट करते हैं। क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं। पहले से वहां एटीपी था, पहले से वहां इनऑर्गेनिक फॉस्फेट था। रेस्पिरेशन से जो एनर्जी बनी, कुछ एनर्जी जो बनी वो तो सेल तुरंत यूज कर लेगा, कुछ एनर्जी तो सेल तुरंत यूज कर लेगा, बट जो एक्स्ट्रा और एक्सेस एनर्जी बनेगा वो स्टोर करेगा। कैसे स्टोर कर रहा है, कि जो एक्स्ट्रा एनर्जी बन रही है उसकी वजह से वहां मौजूद एडीपी के मॉलिक्यूल क्या करते हैं, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ रिएक्ट करते हैं, और क्या बनते हैं, कुछ नए एटीपी के मॉलिक्यूल बनते हैं। क्या बनते हैं, और तुम जान रहे हो कि जो एनर्जी इस रिएक्शन को कराने लगी वो यहां स्टोर हो गई, किसमें, एटीपी में। किसमें, एटीपी में। तो इस तरह से क्या होता है, रेस्पिरेशन के दौरान जो एनर्जी बनी वो इस तरह से स्टोर हो जाती है, किसमें, एटीपी के मॉलिक्यूल में। ठीक है, तो ऐसा हो रहा है ना कि एडीपी दैट इज एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट, वहां पहले से फॉस्फेट था, बट वो दोनों रिएक्ट करके अपने आप से रिएक्ट नहीं कर सकते, उसको रिएक्ट करने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी। वो एनर्जी कहां से आ रही है, बाय द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन से एनर्जी बनी तो वहां मौजूद एडीपी दैट इज एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट का मॉलिक्यूल वहां मौजूद इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ मिला, और कुछ नए एटीपी के मॉलिक्यूल बने, और इसमें वो एनर्जी स्टोर्ड है। अब जब सेल को या बॉडी को एनर्जी चाहिए होती है तो क्या होता है, ये जो एटीपी के मॉलिक्यूल है बेटा, इनका ब्रेकडाउन होता है। बुक में लिखता नहीं, बट बुक में अगर थ्योरी पढ़ोगे तो आपको मिलेगा, रिएक्शन में लिखा। आप जान रहे हैं कि इस रिएक्शन के दौरान वाटर भी बना था बेटा, इस वाटर का यूज है यहाँ पर, इस वाटर का यहाँ पर यूज है।
अब ये जो सेल को जब एनर्जी चाहिए होती है तो वहाँ जो एटीपी है जिसके अंदर एनर्जी स्टोर है, तो क्या होता है कि जब वाटर के कांटेक्ट में आता है तो वाटर की कांटेक्ट फिर से टूटता है। किस में टूटता है? वो टूटेगा एडीपी में, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट पे, और जो एनर्जी उसमें स्टोर थी वो वापस से रिलीज हो जाती है। क्या हो जाती है? रिलीज हो जाती है। और इस तरह से जो एटीपी में एनर्जी स्टोर हुई थी पहले साइकिल के दौरान वो अगले साइकिल में रिलीज होती है ना। और इस तरह से प्रक्रिया चलती रहती है। समझ आइए? रेस्पिरेशन होगा, एनर्जी बनेगी, अब फिर क्या होगा कि जो अब नए एटीपी के मॉलिक्यूल बन गए वो पीआई के साथ रिएक्ट करेंगे और नए एटीपी के मॉलिक्यूल बनाएंगे। कैसे? उस एनर्जी की मदद से, और वो एनर्जी यहाँ स्टोर हो जाएगी। सेल को जब वापस एनर्जी चाहिए होगी तो क्या होगा? फिर एटीपी के मॉलिक्यूल, वो जो वाटर बन रहा है उसकी ही वजह से क्या होगा? वापस से एटीपी और फॉस्फेट में टूटेंगे और जो एनर्जी स्टोर थी वो वापस से रिलीज होगी। ठीक है, और इस तरह से ये साइकिल चलती रहती है सेल में। समझ लो, इसलिए इसे कर्व साइकिल भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? कर्व साइकिल। मतलब एक साइकिल जिसको कोई नहीं चला रहा है, वो साइकिल खुद को ही चला रही। नहीं दिख रहा कि वाटर बन रहा है, वो वाटर इसको तोड़ भी रहा है। जो एनर्जी बन रही है वो एनर्जी इन दो को मिला के एटीपी बना रहा है ना। उसी रिएक्शन में जो वाटर बन रहा है वो वाटर इसको फिर तोड़ रहा है, वो एनर्जी रिलीज हो जाएगी। रेस्पिरेशन होगा, एनर्जी बनेगी, वो एनर्जी वापस से एटीपी और फॉस्फेट को मिला के फिर एटी बनाएगी। एक पूरा सर्कुलर क्या है? रिएक्शन है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? कर्व साइकिल भी कहा जाता है। और ये सच में इंपॉर्टेंट है बच्चा। देखो, मैंने देखा लोग इसका डिस्कशन कम करते हैं, इसका डिस्कशन कम करते हैं। सिर्फ रेस्पिरेशन क्या है, रेस्पिरेशन के टाइप, एनारोबिक और एरोबिक, बट ये भी पता होना चाहिए कि रेस्पिरेशन के दौरान एनर्जी बनती है, बट ये भी तो एक मुद्दा है कि जो एनर्जी बनती है वो स्टोर कैसे होती है। ठीक है, तो ये है वो प्रक्रिया कि वो कैसे स्टोर होती है। एटीपी क्या है मैंने बता दिया, एटीपी क्या है वो मैंने बता चुका हूं। समझ आया नहीं है बच्चा? बोलो, चलें आगे। चलिए, अब बात कर रहे हैं टाइप ऑफ रेस्पिरेशन की। किसकी? टाइप ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन के क्या क्या टाइप्स है? तो रेस्पिरेशन के बेटा दो टाइप होते हैं, दो तरह का रेस्पिरेशन देखने को मिलता है। बट सुनना मैं क्या कह रहा हूं, जब मैं कहता हूं रेस्पिरेशन तो सिर्फ एक शब्द नहीं है, उसका मतलब है रेस्पिरेशन मीन्स प्रोसेस ऑफ क्रिएशन ऑफ एनर्जी। जब मैं कहता हूं रेस्पिरेशन के रेस्पिरेशन का टाइप, तो अगर रेस्पिरेशन के टाइप एग्जिस्ट करते हैं मतलब धरती पे हर जीव एक तरह से एनर्जी नहीं बनाता है। रेस्पिरेशन क्या है? एनर्जी बनाने का तरीका। तो रेस्पिरेशन में दो प्रकार का बेटा, पहला है एरोबिक रेस्पिरेशन। क्या है? एरोबिक रेस्पिरेशन। और एक पढ़ेंगे अभी एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो पहले एरोबिक की ही बात कर लेते हैं। देखो, एरोबिक रेस्पिरेशन एनर्जी बनाने का या एनर्जी बनाने का वो प्रक्रिया है जहां जीव जो फूड उसने कंज्यूम किया उससे जब एनर्जी बनाता है तो एनर्जी बनाने रेस्पिरेशन करता है। तो एनर्जी बनाने के लिए उसे क्या चाहिए होता है? उसको ऑक्सीजन भी चाहिए होता है। क्या चाहिए होता है? ऑक्सीजन। इन शॉर्ट, एक ऐसा रेस्पिरेशन मतलब एनर्जी बनाने की एक ऐसी प्रक्रिया जहां जीव एनर्जी बनाने के लिए ऑक्सीजन का इस्तेमाल करता है या रेस्पिरेशन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, उसे कहा गया क्या? एरोबिक रेस्पिरेशन। द रेस्पिरेशन दैट टुक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। बट फिर मैं कह रहा हूं, जब रेस्पिरेशन एक वर्ड आया उसका फील मत मार देना। जब मैं कहता हूं कि एक ऐसा द रेस्पिरेशन दैट टेक प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, मतलब एक ऐसा एनर्जी बनने की प्रक्रिया जिसके लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। अगर ऑक्सीजन ना हो तो वहां पर जीव जो फूड उसने डाइजेस्ट किया उससे एनर्जी क्रिएट नहीं कर पाएगा, मतलब रेस्पिरेट नहीं कर पाएगा। रेस्पिरेशन का अपना मतलब है, रेस्पिरेशन जस्ट वर्ड है, बट इस वर्ड का मतलब फील मत मार देना ना। ये रेस्पिरेशन जब रेस्पिरेशन बोल रहे हो समझ आ रहा है क्या है? एनर्जी बनने की प्रक्रिया है ना। और एक ऐसी एनर्जी बनने की प्रक्रिया जहां ऑक्सीजन की जरूरत भी पड़ती है, उसको कहा गया बेटा क्या? एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, एरोबिक रेस्पिरेशन क्या है? रेस्पिरेशन दैट टेक प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो वही लिखा, ऑकर इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है। कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, हाँ ये इंपॉर्टेंट है कि एरोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है। यही कारण है कि यहां ग्लूकोज का कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है, और कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है ग्लूकोज का। यही कारण है कि एरोबिक रेस्पिरेशन में जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है एटीपी की फॉर्म में, वो अच्छी खासी तादाद या मात्रा में पैदा होती है। 38 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी बनते हैं। किसके? जब एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन होता है ड्यूरिंग दी एनारोबिक रेस्पिरेशन, तो 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल कन्वर्ट होता है बाद में किसमें? 38 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी।
दैट इज अच्छा खासा एनर्जी कि एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल से 38 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी मिल रहे, दैट इज अच्छी खासी एनर्जी मिलती है। बट कब? एरोबिक रेस्पिरेशन में, क्योंकि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, इस वजह से ग्लूकोज का कंप्लीट ब्रेकडाउन होगा। भाई जब कोई ईंधन, फूड इज ईंधन ना, ग्लूकोज क्या ईंधन का काम करे ना, जब ईंधन पूरा जलेगा तो ज़्यादा एनर्जी भी मिलेगी। टेक प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया, ये जरूरी है कि एरोबिक रेस्पिरेशन की जो प्रोसेस है वो कहाँ हो रहा है? उस सेल में तो हो रहा है, बट सेल में भी कहाँ हो रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ये नीचे का नहीं भी याद रखो चलेगा, ये नीचे का ऐसी है ना, ऊपर का याद रखो। तो क्या हो रहा है कि जब सेल के अंदर एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल पहुंचा ड्यूरिंग दी एरोबिक रेस्पिरेशन, ये इंपॉर्टेंट है, जब भी पेपर में एरोबिक रेस्पिरेशन लिखोगे, भले ही उसने नहीं बोला और वो हो सकता नहीं बोलेगा, आप सिर्फ थ्योरेटिकली नहीं लिख के आएंगे, आप ये रिएक्शन भी लिखेंगे। ये नीचे का छोड़ देना, बट ये ऊपर की रिएक्शन आप लिखेंगे। ये अच्छी आदत है, ये अच्छी आदत है। हाई चांसेस है कि जब तुम बच्चा रिएक्शन लिखता है तो हो सकता है टीचर थ्योरी ऊपर का पढ़ भी नहीं रहा है, समझ लो, बट ढंग से लिखना जब आती हो तभी लिखना, नहीं तो थ्योरी चिपका देना, है ना, आनी ही चाहिए। देखो तो एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या हो रहा है, जब एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल सेल में पहुंचा तो वो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल पहले कहाँ जाता है? ऑब्वियस सी बात है, सेल मेम्ब्रेन के अंदर जाएगा। सेल मेम्ब्रेन के अंदर क्या है? एक फ्लूइड है, दैट इज साइटोप्लाज्म। क्या? साइटोप्लाज्म। तो सुनना, ग्लूकोज का मॉलिक्यूल जब सेल के अंदर फ्लूइड साइटोप्लाज्म में गया तो वो बदलता है किसमें? पायरुविक एसिड में। किसमें? पायरुविक एसिड। और एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से क्या बनते हैं? 2 पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल बनते हैं। अब ये पायरुविक एसिड जब कहाँ जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा, तब एक्चुअल में क्या होता है? रेस्पिरेशन होता है। और क्या होता है रेस्पिरेशन में? 6 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं, याद होने चाहिए, 6 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड, 6 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर एंड 38 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी। 38 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी, ठीक है। तो ये होता है क्या? एरोबिक रेस्पिरेशन के दौरान। याद रहेगा, आगे चले क्या? तो एरोबिक रेस्पिरेशन क्या है, समझ आया? अदर रेस्पिरेशन दैट टेक प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इसमें फूड का कंप्लीट ब्रेकडाउन हो रहा है, इसीलिए लार्ज अमाउंट में एनर्जी बनती है, दैट इज 38 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी। रिएक्शन कैसा है? जब 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज सेल में एंटर करता है तो कहाँ जाएगा? उसके अंदर फ्लूइड साइटोप्लाज्म में। और 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज जब साइटोप्लाज्म में जाता है तो 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड बनते हैं, और वो 2 मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड माइटोकॉन्ड्रिया में जा रहे हैं तो क्या बन रहा है? तब रेस्पिरेशन हो रहा है। और इसीलिए लिखा कि एरोबिक रेस्पिरेशन कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है, ना कि साइटोप्लाज्म में। कहाँ हो रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है। और क्या हो रहा है माइटोकॉन्ड्रिया में? 6 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 6 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर एंड 38 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी। बच्चा 38 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी बन रहा है। चलिए इधर आ जाइए। टाइप ऑफ रेस्पिरेशन का सेकंड टाइप, दैट इज एनारोबिक रेस्पिरेशन। क्या है? एनारोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या बेटा? धरती पे ऐसे भी क्रिएचर हैं, जब वो फूड खाते हैं, फूड को डाइजेस्ट करते हैं, तो उस डाइजेस्टेड फूड से एनर्जी बनेगी, और दैट प्रोसेस इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। बट उस फूड से एनर्जी बनाने के लिए उनको ऑक्सीजन की कोई जरूरत नहीं है। मतलब उस डाइजेस्टेड फूड से एनर्जी क्रिएट करते हैं बिना ऑक्सीजन के प्रेजेंस के, बिना ऑक्सीजन का इस्तेमाल किए। और इस तरह का एनर्जी बनने का जो तरीका है उसे कहा गया एनारोबिक रेस्पिरेशन। द रेस्पिरेशन दैट टुक प्लेस या टेक प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एनारोबिक रेस्पिरेशन। समझ आ रहा है नहीं आ रहा? अच्छा, अब जब ऑक्सीजन नहीं है बेटा तो ऑब्वियस सी बात है ग्लूकोज का कंप्लीट डाइजेशन नहीं होगा। जैसे कि आपकी बाइक में अगर फ्यूल में ऑक्सीजन पूरा नहीं मिलेगा तो फ्यूल पूरा जलता नहीं है, आधा ईंधन जलेगा तो बेटा आधी अधूरी एनर्जी मिलेगी। तो सेम चीज़ हो रहा है यहाँ पर भी कि एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है? वो ऑकर होता है इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होने की वजह से वहाँ जो फूड है दैट इज ग्लूकोज, डाइजेस्टेड फूड, उसका पार्शियल ब्रेकडाउन होता है। क्या होता है? पार्शियल ब्रेकडाउन। ग्लूकोज पूरी तरह से डाइजेस्ट नहीं बोलूंगा, पूरी तरह से उसका ब्रेकडाउन नहीं होता है, और इसलिए कम एनर्जी बनती है। क्या बनती है? कि यहाँ एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल फाइनली सिर्फ 2 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी ही दे पाता है। तो उसके कंपैरिजन में देखो, एरोबिक की कंपैरिजन में तो बहुत एनर्जी कम है कि नहीं? चलिए तो देखो यहाँ क्या हो रहा है कि जब ग्लूकोज का मॉलिक्यूल, एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल, एक ऐसा जीव जिसमें एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, उसके सेल में गया तो पहले कहाँ जाएगा? साइटोप्लाज्म में। तो 1 मॉलिक्यूल ग्लूकोज जब साइटोप्लाज्म में गया तो क्या बने? 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुवेट या पायरुविक एसिड, ठीक है। और ध्यान रखना यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया में कुछ नहीं हो रहा है, यहाँ उसी साइटोप्लाज्म में क्या हो रहा है कि वो जो 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुवेट एसिड है उसका ब्रेकडाउन होगा इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। एग्जाम्पल है ईस्ट, और इस प्रोसेस को कहते हैं क्या? फर्मेंटेशन। इस प्रोसेस का नाम है
फर्मेंटेशन, ठीक है। तो कुछ कई सेंस में आप एरोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन को फर्मेंटेशन भी कह सकते हैं, जहां ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो रहा है इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज साइटोप्लाज्म में गया तो क्या होना, पहले की तरह 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड। बट ध्यान में यहाँ कोई माइटोकॉन्ड्रिया का रोल नहीं है, माइटोकॉन्ड्रिया होता ही नहीं है ना। अब साइटोप्लाज्म में ही ऑक्सीजन की एब्सेंस में क्या होगा, उस पायरुवेट एसिड का ब्रेकडाउन होगा और बनेंगे 2 मॉलिक्यूल ऑफ इथेनॉल, दैट इज दारू, अल्कोहल। वही अल्कोहल जो मार्केट में पीने के लिए बिकता है, बट सिर्फ पीने के लिए थोड़ा होता है, मेडिसिन में यूज होता है और तरह का इंडस्ट्रियल यूज है, दैट इज इथेनॉल। जब कार्बन एंड कंपाउंड चैप्टर पढ़ाएंगे तो आप जानेंगे इसका फॉर्मूला C2H5OH क्यों है। बट तब के लिए छोड़ दो, फिलहाल याद करो कि इथेनॉल बनता है, फॉर्मूला है C2H5OH। साथ में बनती है बेटा क्या, कार्बन डाइऑक्साइड, और सिर्फ 2 मॉलिक्यूल ऑफ ATP ही बन पाते हैं, ठीक है। बट जिस भी जीव में ये हो रहा है बेटा, उसके लिए 2 ATP ही काफ़ी है, उसको ज़्यादा एनर्जी चाहिए ही नहीं था, ठीक है। तुम बोलोगे अरे बहुत कम एनर्जी है, उस पर दया मत करो, उसके लिए पूरा है, उसके लिए वो पूरा है, उसके लिए पूरा है। आपका फायदा है, क्या फायदा है, आपको अपने काम का एक प्रोडक्ट मिल जाता है, इथेनॉल। दारू ऐसे ही बनता है ना, दारू ऐसे ही बनता है, दारू मीन्स एल्कोहल। दारू को गलत तो नहीं, दारू ही बोलते हैं, ठीक, दैट इज एल्कोहल, इथेनॉल, है ना। एल्कोहल भी कई तरह के होते है ना, उसमें से स्पेसिफिकली इथेनॉल की बात हो रही है, ठीक है बच्चा। समझ आया होगा आपको एनारोबिक रेस्पिरेशन। देखो एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बात हो रही है कि ठीक है कि हमने पढ़ा कि कुछ जीवों में रेस्पिरेशन कैसा है, एरोबिक है, जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है। कुछ जीवों में रेस्पिरेशन कैसा है, एनारोबिक, जो ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है। मैंने बाकी समझाया। तो वो एनिमल, ह्यूमन इज आल्सो एनिमल, हाँ। जब मैं इंसान की एग्जांपल दूंगा तो दैट इज आल्सो द केस फॉर अदर एनिमल, हाँ, क्योंकि इंसान इज आल्सो एनिमल, ठीक है। अक्ल वाला एनिमल है इंसान, है ना। इंसान क्या है भाई, हाँ, एनिमल नहीं, अकल वाला एनिमल। इंसान एनिमल तो है, कुछ तो अंतर है ही भाई, कुछ तो अंतर है। अकल वाला एनिमल, बायोलॉजिकली तो एनिमल ही है, बट सोशली वैसा नहीं है ना। जैसे जंगल में जंगल वाला शेर होता है, शेर से तुलना मत कर दियो, ठीक है। चल, तो बात कह रहे हैं कि एनिमल, या उसमें भी स्पेसिफिकली मैं ह्यूमन की बात करूं, हमारी बॉडी में भी कभी कभार एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। मूलतः बॉडी में जो हमारा, जो हमको टिकाए रखा है, वो कैसा रेस्पिरेशन है, वो एरोबिक ही है। बट कभी कभार जब आप, जैसे मेरा दोस्त दीपांशु, जिम बॉय, अब पता नहीं जिम जाता है क्या, नहीं जाता, छोड़ दी, मतलब पहले, अरे जिम, वैसे जिम नहीं जाता था, बट घर में जो एक्सरसाइज करता था, तो वैसे जिम थोड़ा जाता तो भी, है ना, जाता भी हो किसको पता, है ना। तो जो जिम जाते हो या जो जाते हैं, उनको फील पता होगा ना। आप जब वर्कआउट करते हो, वो डंबल उठाते उठाते बेमतलब की मजदूरी कर रहे हैं, पैसे देके मजदूरी कर रहे हैं, अच्छी बात है, वॉकिंग कर लो, है ना। तो जब वो मजदूरी वहाँ की जाती है, तो उस मजदूरी से क्या होता है, आप देखते हैं 1 उठाया, 2 उठाया, दोस्त बोल रहा है भाई वो उठा, तेरा मन नहीं, वो दूसरा बगल वाला ज़्यादा अकल लगाता है, तुम्हारा मन करा छोड़ दो, वो कह रहा लगा और लगा, तू लगाएगा, तो एक बड़ा पेन हो जाता है कि नहीं। क्यों, देखो बच्चा, मसल्स लगातार कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर रही है, तो ऑब्वियस ही बात है इसके लिए एनर्जी लगती है, और एनर्जी बनाने के लिए क्या चाहिए होती है, ऑक्सीजन। क्या चाहिए होती है, ऑक्सीजन। क्योंकि बेटा हम में जो रेस्पिरेशन होता है वो तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है। बट मैं आपकी पूरी बॉडी की बात नहीं कर रहा, क्योंकि आप एक पर्टिकुलर मसल्स पे ज़्यादा लोड डाल दिए ना, वहाँ ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी होगी, पूरी बॉडी में तो हम सब कुछ नॉर्मल है। बट क्या होगा कि जब तू इसको बार बार वही मजदूरी करेगा, तो मजदूरी करने से क्या होगा, यहाँ एनर्जी ज़्यादा जरूरत होगी, आपका हार्ट बीट बढ़ेगा, हार्ट ब्लड को और ज़्यादा पंप करेगा, ज़्यादा पंप करने से ज़्यादा वहाँ ब्लड पहुँचेगा, तो ज़्यादा ऑक्सीजन बनेगी, और ज़्यादा ऑक्सीजन बनेगी तो ज़्यादा ऑक्सीजन पहुँचेगी, तो ज़्यादा एनर्जी बनेगी। बट बेटा हार्ट की भी तो एक क्षमता है। अब तेरे को पता नहीं क्या बात का वो है कि तू तो किया जा रहा है उसमें, बट उस हार्ट को तो अपनी क्षमता पता है, वो एक लिमिट से ज़्यादा तो पंप नहीं कर पाएगा। और एक समय एक ऐसी स्थिति डेवलप हो जाएगी कि जब आपके मसल्स को जितना ऑक्सीजन वहाँ चाहिए, उतना वहाँ ऑक्सीजन पहुँच ही नहीं पा रहा है। और जब वहाँ उतना ऑक्सीजन पहुँच नहीं पा रहा है, तो क्या हो रहा है, ना चाहते हुए भी वहाँ रेस्पिरेशन हो रहा है इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के एब्सेंस में हो रहा है। तो दैट इज पूरी बॉडी में एनारोबिक रेस्पिरेशन नहीं हो रहा है, बट बॉडी के एक टिश्यू या एक मसल्स में क्या होने लगा, एनारोबिक रेस्पिरेशन होने लगा। अब जब आपकी मसल्स में एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा,
तो देखो क्या हो रहा है कि जो ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल है वही साइटोप्लाज्म में गया तो 2 मॉलिक्यूल पायरुवेट एडिशन बनाया, बट भाई को क्या हुआ, ऑक्सीजन पूरा मिला नहीं, बॉडी में नहीं लिखा है, मसल टिश्यू में, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है एक जीव जिसमें एरोबिक रेस्पिरेशन होता है उसमें मूलतः तो बॉडी में एरोबिक रेस्पिरेशन ही हो रहा है, बट किसी फिजिकल एक्टिविटी की वजह से बॉडी के किसी पर्टिकुलर टिश्यू या मसल टिश्यू में क्या हो रहा है, रेस्पिरेशन, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन बोल लो या लैक ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की कमी में हो रहा है। और अब क्या होगा वहां बेटा, सिर्फ 2 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी बनेंगे और क्या बनेगा, एक नया सब्सटेंस बनेगा लैक्टिक एसिड, दैट इज एसिड। और जब वो लैक्टिक एसिड बनेगा बेटा, एसिड है वो लाइफ प्रोसेस में भी पढ़ाया था HCl, तो एसिड क्या करेगा, वो आपको यहाँ पर जलन, पेन करेगा। तो जो पेन फील होता है ना, जो लोग जिम करे होंगे उनको पता होगा, है ना, तो क्या फील होता है यहाँ पर, एक बड़ा अजीब सा पेन फील होता है, क्रैम्प कहते हैं क्रैम्प पड़ गया, क्या पड़ गया, क्रैम्प पड़ गया। वो क्रैम्प जो होता है, वो क्रैम्प का जो पेन है वो क्यों होता है, क्योंकि एक्चुअल में एनारोबिक रेस्पिरेशन होने की वजह से वहाँ लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन हो गया। और तो देखो एनर्जी कम है, तुमको जोश आ रहा है, तो तुम्हारे जोश आने से क्या होता है, बॉडी तो बेटा पहले से काम करती है ना, तुझे जोश आ रहा है, एनर्जी तो कम बन रही है, तू चाह के भी नहीं उठा पाएगा, क्यों, उठाने के लिए एनर्जी चाहिए, एनर्जी बन ही नहीं रही है कि नहीं। तो तुम्हारे विल से बहुत कुछ होता है, बट विल बायोलॉजी के आगे हार जाएगी ना, बायोलॉजी तो एनर्जी बना के दे नहीं रही है, तो तू चाहेगा भी उठाना है तो उठेगा नहीं, दर्द और हो जाएगा, क्यों, लैक्टिक एसिड क्या करेगा, मसल में पेन करेगा और फिर कहते हैं क्रैम्प पड़ गया, क्या पड़ गया, क्रैम्प। मैं एक एग्जांपल हर साल देता हूँ, हम लोग, मैं क्रिकेट देखना बंद ही कर दिया है ना, धोनी का सचिन तेंदुलकर के संन्यास के बाद मैं सच में लिटरली अब मैच देखता नहीं, है ना। आई थिंक 2011 का मैच ही थे ना हम लोग, वर्ल्ड कप इंडिया में हुआ था, जब धोनी का नाम कहाँ से आता है, सचिन तेंदुलकर लास्ट टाइम आई थिंक क्रिकेट खेले या क्या था, उसके बाद कुछ साल खेले होंगे, साल भी क्या खेले, ज़्यादा साल भर नहीं खेले, बट मेरी कहानी छोड़ो, मैंने कब तक क्रिकेट देखा, बट मैंने उसके बाद भी थोड़ा बहुत क्रिकेट जब देखा तो धोनी खेलता था, तो धोनी भाई को क्रैम्प बहुत पड़ जाते थे, क्या करता है, शॉट भाई मारता कम था लास्ट फेज में, रनिंग बहुत करते, है ना, रनिंग बहुत करते। अब रनिंग करने से क्या हो रहा है, जहाँ 1 रन आना है वहाँ भाई 2 ले रहा है, उससे क्या होता है, आप भी जानते हैं पैरों की मसल्स का इस्तेमाल हो रहा है। अब वहाँ जब पैरों की मसल्स का इस्तेमाल होगा तो ऑब्वियस सी बात है वहाँ क्या होगा, ऑक्सीजन जाना चाहिए। 1 बार भागा, 2 बार भागा, भाई ने 50 रन मांगे, 50 में से 20-25 रन तो 2 भाग के मारे, तो सोचो कितने बार भागा है। अब फिर क्या होता था, 1 रन भागता था और बीच में गिर गया। अब बीच में गिर गया कैसे, भाई विल है उनका कि मुझे भागना है, बट बेटा बायोलॉजी के आगे तो सब हार जाएंगे, तो धोनी क्या है कि नहीं। अब वो तो सोचे इस सेंस में भाग के कि भाग लूंगा, बट देखो मसल्स में, पैरों की मसल में वो कंडीशन डेवलप हो चुकी है, कौन सी, कि वहाँ ऑक्सीजन पूरा पहुँच नहीं रहा है, क्योंकि तुम विग्रस एक्सरसाइज कर रहे हो या विग्रस मेहनत कर लिए, मसल इतना ज़्यादा कॉन्टैक्ट रिलैक्स कर दिए कि वहाँ ऑक्सीजन पहुँच ही नहीं रहा है। अब वहाँ ये रिएक्शन हो रहा है, तो एनर्जी चाहिए थी, अब भागा तो इससे सोच के कि मैं भाग लूंगा, बट बेटा जब एनर्जी बनी नहीं तो मसल गिव अप कर जाएगी, जब मसल गिव अप कर जाएगी तो तू ना चाहते हुए भी गिर ही जाएगा, है ना, और फिर वो क्रैम्प आ जाएगा, जो पेन होगा। और बहुत सच में धोनी की ऐसे बात कर रहे हैं क्योंकि सच में बहुत मेहनत कर रहे हैं, है ना, तो इतना ज़्यादा क्रैम्प हो जाएगा तो सच में वो दर्द भी बड़ा असहनीय होता है। फिर वहाँ से 2-4 लोग आते हैं, तौलिया वोलिया पता नहीं क्या क्या उनके पास रहता है ना, तो फिर उसका इस्तेमाल करते, है ना। तो तुमने अगर क्रिकेट में देखा हो, पता नहीं आज की डेट में ये हो रहा है कि नहीं हो रहा, क्रिकेट में भाग भी रहे हैं आजकल, तो क्रिकेट में छक्का ही मार देता सीधा, है ना। धोनी का मैंने देखा था कि धोनी जब अपने रिटायरमेंट से पहले वाले मैचेस में मैंने देखा, है ना, तो भाई बहुत रन लेता था। तो फिट आदमी, रन लेना आसान नहीं है, छक्का मारना आसान है, इतने रन लेना, डबल को ट्रिपल करना और सिंगल को डबल करना इज़ नॉट अ ईजी थिंग यार, है ना। इससे पता लगता है कि भाई फिजिकली बहुत फिट है, बट कितना फिजिकल फिट है बायोलॉजी के आगे थोड़ी ना, बायोलॉजी को थोड़ा मात दे देगा। समझ आएगी नहीं, हमें लगता है आपको ये समझा पाया होगा, मैंने कुछ एग्जांपल भी दिए, है ना। तुम लोग क्रिकेट भी नहीं देखते, तुम कुछ नहीं देखते हो, है ना, तुम्हारा एग्जांपल देखना भी मुश्किल है। तो रेस्पिरेशन समझ आ गया आपको, और ये जो मसल वाला केस है आई थिंक ये भी मैं आपको समझा पाया होगा कि अगर मसल या टिश्यू में प्रॉपर ऑक्सीजन ना पहुंच पाए तो ये कंडीशन डेवलप होती है कि जो पायरुविक एसिड है जो वो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में जाएगा तो 2 मॉलिक्यूल ऑफ लैक्टिक एसिड बनाएगा और सिर्फ 2 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी बने। एक तो एनर्जी कम बनेगी और दूसरा लैक्टिक एसिड क्या क्रिएट करेगा, क्रैम्प की स्थिति पैदा कर देगा। ठीक है, चलिए इधर आ जाइए, बात कर रहे हैं टाइप ऑफ रेस्पिरेशन पढ़ रहे थे।
आई थिंक ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, डिफरेंशिएट है, बच्चों के लिए लिखा कि ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है एरोबिक, एनारोबिक ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती। यहाँ फूड का या ग्लूकोज का कंप्लीट ब्रेकडाउन हो रहा है, यहाँ पार्शियल ब्रेकडाउन हो रहा है। यहाँ क्या क्या बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है और 38 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी बनता है, दैट इज ज़्यादा एनर्जी। यहाँ क्या बनता है, इथेनॉल और लैक्टिक एसिड। इथेनॉल बनता है उन जीवों में जो कि एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं, बट अगर एक जीव जो एरोबिक रेस्पिरेशन करता है बट अगर किसी वजह से उसकी मसल या टिश्यू में एनारोबिक रेस्पिरेशन हो तो क्या बनता है, लैक्टिक एसिड। यहाँ एनर्जी ज़्यादा बनती है, वहाँ एनर्जी कम बनती है। ठीक है, चले क्या आगे चले, और कहाँ जाना है, चलो बात करें बेटा रेस्पिरेशन इन एनिमल, कि एनिमल में रेस्पिरेशन कैसे होता है। और समझना अलग अलग एनिमल में रेस्पिरेशन अलग अलग ऑर्गन से होता है। अलग अलग ऑर्गन कहना भी थोड़ा गलत होगा, ऑर्गन नहीं कह सकते क्योंकि कई जीवों तो ऑर्गन होते ही नहीं, बट ये कह सकते हैं डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट मोड ऑफ रेस्पिरेशन। अलग अलग जीवों में रेस्पिरेशन का जो तरीका है, मोड, वो भी अलग अलग होता है। उदाहरण के लिए ये इंपॉर्टेंट भी है, जैसे बात करते हैं अमीबा, दैट इज अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। इसमें जो रेस्पिरेशन की प्रक्रिया हो रही है वो उसके सेल मेम्ब्रेन से होती है। किससे होती है, सेल मेम्ब्रेन। यूनिसेलुलर है भाई, उसके पास कोई लंग्स कोई उस तरह का स्ट्रक्चर थोड़ी ना है, वो जो उसके पास सेल मेम्ब्रेन है बेटा, उस सेल मेम्ब्रेन से ही क्या करती है, ऑक्सीजन अंदर जाती है, और जो सेल बॉडी में रेस्पिरेशन होता है उससे जो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है वो उसी सेल मेम्ब्रेन से वापस बाहर भी आती है। ठीक है, इसीलिए कहा गया कि अमीबा में रेस्पिरेशन कैसे होता है, किसके थ्रू होता है, सेल मेम्ब्रेन के थ्रू होता है, और उस प्रोसेस का नाम क्या है, डिफ्यूजन। डिफ्यूजन से ही ऑक्सीजन अंदर जाता है सेल मेम्ब्रेन के, और जो अंदर कार्बन डाइऑक्साइड बना वो इस डिफ्यूजन प्रोसेस के दौरान ही सेल मेम्ब्रेन से बाहर आता है। तो याद रहेगा कि अमीबा में रेस्पिरेशन कैसे हो रहा है, प्रोसेस का नाम है डिफ्यूजन से हो रहा है, किसके थ्रू, सेल मेम्ब्रेन के थ्रू। बात करते हैं अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म से मैंने मतलब कि अर्थवॉर्म और अर्थवॉर्म जैसे कुछ और इंसेक्ट, ठीक है, इसमें जो रेस्पिरेशन बेटा स्किन से होता है। किससे होता है, स्किन से होता है। किससे होता है, स्किन से होता है। अर्थवॉर्म की जो स्किन होती है वो मॉइस्ट, पतली होती है और मॉइस्ट रहता है, मतलब थोड़ा उसमें गीला गीला रहता है ना, और वो अपनी स्किन से ही क्या करता है, रेस्पिरेशन करता है। बोले तो जो ऑक्सीजन का इनटेक और जो रेस्पिरेशन से कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है वो किसके थ्रू बाहर आती है, उसके स्किन से ही बाहर आती है। तो हम ये कह सकते हैं कि अर्थवॉर्म में रेस्पिरेशन किसके थ्रू होता है बेटा, स्किन के थ्रू होता है, याद रखना, है ना। कभी पूछ ले जीव का नाम बताइए जिसमें रेस्पिरेशन थ्रू दी स्किन होता है, दैट इज अर्थवॉर्म। ठीक है, फिश और एक्वेटिक एनिमल का बचपन से पढ़ा होगा, है ना। जो फिश और एक्वेटिक एनिमल है, पानी में रहने वाले जीव, इनके पास एक अलग ही खास तरह का ऑर्गन होता है, दैट इज गिल्स। और गिल्स इस तरह से डिजाइन है नेचर में, या नेचर में उसको डिजाइन ही इस तरह से किया गया है कि वो वाटर में डिजॉल्व ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करके ब्लड में पहुंचा सकता है। और इसी प्रकार से जीव की बॉडी में जब रेस्पिरेशन के दौरान क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड को वापस बॉडी से या ब्लड से कहाँ डाल देता है, वाटर में पहुंचा देता है। ठीक है, तो याद रहेगा। तो आई थिंक मुझे लगता है तुम्हें पता ही होगा कि फिश और एक्वेटिक एनिमल में जो रेस्पिरेशन होता है किसके थ्रू होता है, गिल्स के थ्रू होता है। बात करें बेटा किसकी, इंसेक्ट्स की, लाइक कॉकरोच, मस्किटो, घर की फेवरेट क्या, छिपकली नहीं रे, छिपकली घर की फेवरेट हाउस फ्लाई, इंसेक्ट, है ना। तो रेस्पिरेशन थ्रू दी स्पेरिकल्स एंड ट्रैचिया, स्पेरिकल एंड ट्रैचिया थोड़ा बता देता हूँ, इलोबरेट करता हूँ, सिर्फ ऐसे शब्द बोलने से नहीं होता है। एक्चुअल में जो इंसेक्ट्स होते हैं ना, उनकी बॉडी में छोटे छोटे पोर्स होते हैं। क्या होता है, छोटे छोटे पोर्स होते हैं। उन छोटे छोटे पोर्स को बेटा स्पेरिकल्स कहते हैं। क्या कहते हैं, स्पेरिकल्स, है ना। और ये छोटे छोटे पोर्स स्पेरिकल्स है, ये आपस में कनेक्टेड होते हैं किससे, ट्यूब्स की मदद से। किसकी मदद से, नैरो ट्यूब की मदद से। उसको कहते हैं क्या, ट्रैचिया। उसे कहते हैं क्या, ट्रैचिया। तो कह सकते हैं कि स्पेरिकल और ट्रैचिया के क्या करते हैं, ये वो स्पोर्स से क्या होता है, ऑक्सीजन वाली एयर का इनटेक होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो बॉडी बन रही है वो उसी से एग्जिट करता है। और वो ट्रैचिया क्या कर रहे हैं, उन सभी पोर्स में से जो ऑक्सीजन आ रहा है उसको आपस में कनेक्ट करने का काम करता है। कौन, ट्रैचिया। तो क्या कह सकते हैं, इन इंसेक्ट द रेस्पिरेशन ऑकर थ्रू दी स्पेरिकल एंड ट्रैचिया। वो याद रखना है कि स्पेरिकल क्या है, स्पेरिकल इंसेक्ट की बॉडी में मौजूद स्पोर्स है, और ट्रैचिया क्या है, ये वो ट्यूब्स है जो आपस में उन स्पेरिकल्स को कनेक्ट करते हैं। ठीक है, बात करते हैं ह्यूमन और लैंड एनिमल, दैट इज टेरेस्ट्रियल एनिमल, जमीन पर रहने वाले जानवर, जिसमें इंसान भी आता है। हम लोगों में जो रेस्पिरेशन होता है आप जानते हैं लंग्स से होता है। किससे होता है, लंग्स से होता है। तो याद कर सकते हो आप सब लोग कि अमीबा में रेस्पिरेशन हो रहा है सेल मेम्ब्रेन से, अर्थवॉर्म में होता है उसकी स्किन से, फिश
और कई तरह के एक्वेटिक जो एनिमल्स हैं उसमें रेस्पिरेशन होता है उसके गिल से, इंसेक्ट्स में होता है ट्रेचिया और स्पेरिकल की मदद से, और ह्यूमंस और लैंड एनिमल दैट इज टेरेस्ट्रियल जो एनिमल है उसमें जो रेस्पिरेशन होता है वो होता है किससे? लंग्स से। चलो आ जाएगा लंग्स, आया नहीं? आगे। अच्छा ये इंपॉर्टेंट है, देखो मैं इसको सच में इंपॉर्टेंट मानता हूँ। पेपर में एक चीज पूछता है, देखो एक इंटरेस्टिंग चीज है, देखो प्रकृति कैसे काम कर रही है ये भी सीखो। अलग अलग जीवों में रेस्पिरेशन का तरीका अलग अलग हो सकता है। कोई सेल मेम्ब्रेन से कर रहा है, कोई स्किन से कर रहा है, तो किसी के पास क्या है एक अलग ही सिस्टम गिल्स है, किसी के पास लंग्स है, किसी के पास ट्रेचिया और स्पेरिकल्स है। बट देखो सभी जीवों में रेस्पिरेशन का तरीका अलग हो सकता है, बट हर जीव में जो रेस्पिरेटिंग सिस्टम है, जो उसका जो रेस्पिरेटिंग ऑर्गन है, उन सबके कुछ कॉमन फीचर है। क्या है? कुछ कॉमन फीचर है। मतलब डिजाइन दिखने में अलग दिख सकता है, बट उनके दे हैव सम कॉमन फीचर जो सब में सेम देखने को मिलते हैं। जैसे पहले देखो, तो वही टॉपिक बनाया, ऑल द रेस्पिरेटरी ऑर्गन, चाहे वो स्किन हो, किसी में गिल्स है, किसी में ट्रेचिया है, किसी में लंग्स है, बट दे हैव 3 कॉमन फीचर। हर रेस्पिरेटरी ऑर्गन का 3 कॉमन फीचर है, चाहे वो कुछ भी हो। पहला क्या है? ऑल द रेस्पिरेटरी ऑर्गन हैव लार्ज सरफेस एरिया। जिस भी जीव में जो भी रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, उस रेस्पिरेटरी ऑर्गन का डिजाइन नेचर ने ऐसे बनाया है कि वो क्या प्रोवाइड करता है? लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है। क्या करता है? लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड कराता है, जिससे क्या हो सके? बॉडी के अंदर ज्यादा से ज्यादा मात्रा में क्या जा सके? ऑक्सीजन जा सके। तो पहला कॉमन फीचर क्या है कि ऑल द रेस्पिरेटरी ऑर्गन, वेदर इट इज गिल्स, लंग्स, ट्रेचिया, या किसी में वो सेल ही है, सेल मतलब सेल मेम्ब्रेन ही है, किसी में क्या है उसका स्किन है, सभी का अगर तुम डिजाइन देखोगे तो क्या पाओगे कि सबके सब कुछ इस तरह से डिजाइन है, या कुछ इस तरह के डिजाइन है उनका कि दे प्रोवाइड लार्ज सरफेस एरिया फॉर दी एफिशिएंटली एक्सचेंज ऑफ दी गैसेस, कि अच्छे से ज़्यादा ऑक्सीजन या गैसेस का वहाँ क्या हो सके? एक्सचेंज हो सके। समझ आया नहीं है? अच्छा पहला पॉइंट याद रखना, पूछता है व्हाट इज द कॉमन फीचर ऑफ ऑल रेस्पिरेटरी ऑर्गन। दूसरा, ऑल रेस्पिरेटरी ऑर्गन हैव थिन वॉल। सभी रेस्पिरेटरी ऑर्गन की जो वॉल है क्या है? थिन है। तुम भी जानते थिन होने से क्या फायदा होगा कि जो ऑक्सीजन अंदर जा रहा है वो ब्लड में आसानी से मिल पाएगा, और ब्लड में जो कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से आया वो आसानी से उस रेस्पिरेटरी ऑर्गन के अंदर आ पाएगा। तो दूसरा कॉमन फीचर क्या है कि सभी रेस्पिरेटरी ऑर्गन की जो वॉल है वो क्या होती है? थिन होती है, फॉर द इजी एक्सचेंज ऑफ गैसेज। इजी एक्सचेंज ऑफ गैसेज। जैसे तुम उसके देख लो अर्थवर्म की, अर्थवर्म का रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या है? उसका स्किन से ही रेस्पिरेशन कर रहा है, तो उसका स्किन बहुत थिन होता है। इतना थिन होता है कि उसके थ्रू बहुत प्यार से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज हो जाता है। सेम चीज़ जब हम ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ेंगे तो वहाँ एक स्ट्रक्चर आएगा एल्वुली, जिस एल्वुली के थ्रू सच में एक्चुअल में क्या होता है? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है। उसके बारे में भी आप यही पढ़ेंगे कि उसका वॉल क्या है? बहुत थिन है। ठीक है, समझ आया दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट क्या है? ऑल रेस्पिरेटरी ऑर्गन लाइक स्किन, गिल्स, लंग हैव रिच ब्लड सप्लाई। कि सभी रेस्पिरेटरी ऑर्गन चाहे किसी में कुछ भी हो, हर रेस्पिरेटरी ऑर्गन में क्या है? ब्लड की अच्छी खासी मात्रा पहुंचती है। वहाँ एक अच्छा खासा ब्लड कैपिलरीज का नेटवर्क है जो उस रेस्पिरेटरी ऑर्गन तक अच्छी खासी मात्रा में क्या ब्लड पहुंचाता है? ब्लड पहुंचाता है। क्योंकि अल्टीमेटली जो आप ऑक्सीजन इंटेक कर रहे हैं जो उस रेस्पिरेटरी ऑर्गन तक जाता है, उसको अल्टीमेटली कहाँ पहुंचना है? ब्लड में पहुंचना है। ये ऐसा है कि माल तो बहुत सारा आ गया, तुम्हारा जो लोड करने वाला ट्रक है उसकी ही कमी पड़ गई, नहीं समझे? तो क्या उतना माल पहुंचा पाओगे? नहीं पहुंचा पाओगे। तो ब्लड वो काम कर रहा है ना किस चीज़ को? ट्रांसपोर्ट करने का। ठीक है, तो हर रेस्पिरेटरी ऑर्गन में तुम क्या देखोगे? वो कनेक्टेड है किससे? लार्ज नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज, जिससे वहाँ क्या होता है? ब्लड की अच्छी खासी सप्लाई रहती है। और ब्लड की अच्छी खासी सप्लाई होने से क्या होगा कि जो ऑक्सीजन अंदर जा रहा है अधिक से अधिक मात्रा में ब्लड के अंदर मिल पाएगा। समझ आया नहीं है? तो कोई भी रेस्पिरेटरी ऑर्गन हो उसके 3 कॉमन फीचर होते हैं। पहला क्या है? सबका डिजाइन कैसा है कि दे प्रोवाइड लार्ज सरफेस एरिया फॉर द डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन इनटू दी बॉडी। दूसरा क्या है कि हर रेस्पिरेटरी ऑर्गन की वॉल क्या है? बहुत थिन होती है फॉर द इजी एक्सचेंज ऑफ गैसेस। और तीसरा क्या है कि वहां पर रिच सप्लाई ऑफ ब्लड होती है। क्या होती है? रिच सप्लाई ऑफ ब्लड होती है। 3 कॉमन फीचर हर रेस्पिरेटरी ऑर्गन का देखने को मिलेगा। बात कर रहे हैं रेस्पिरेशन एनिमल, तो यहां थोड़ा सा कंपेरिजन कर रहे हैं। सच में पेपर में सवाल आता है इस पे कि एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल एनिमल को अगर तुम देखोगे तो आप जानते अंतर क्या है कि भाई जो एक्वेटिक एनिमल हैं वो कहाँ से ऑक्सीजन पाते हैं? वो ऑक्सीजन पा रहे हैं रेस्पिरेशन के लिए जो वाटर में डिजॉल्व है। और हम जो टेरेस्ट्रियल एनिमल हैं
हमको भी ऑक्सीजन चाहिए, बट हम कौन सा ऑक्सीजन पा रहे हैं? जो एयर में मौजूद है। अब तुम कहोगे इससे क्या फर्क पड़ता है? इससे बहुत फर्क पड़ता है। आप जिस एटमॉस्फेयर में से एयर लेते हो बेटा, उसमें 21% क्या है? ऑक्सीजन है। मतलब जब मैं एक सिंगल साइकिल में इनहेल करता हूँगा, सपोज करो कि अगर सपोज कर रहा हूँ मैं, जस्ट सपोज, ऐसा नंबर गलत है, बिल्कुल गलत है ना। सपोज करो कि 100 ग्राम एयर अंदर गया, तो परसेंटेज देखो कि 100 ग्राम अगर एयर गया अंदर, तो बेटा उसमें 21 ग्राम ऑक्सीजन है। जी समझे? 21% ऑक्सीजन होता है, तो लगा लो परसेंटेज में कि अगर 100 ग्राम एयर इनटेक किया तो उसमें 21 ग्राम ऑक्सीजन जा रहा है अंदर। बट तुम बात करो एक्वेटिक एनिमल की, क्या तुम्हें लगता है वाटर में 21% ऑक्सीजन है? नहीं है, बहुत कम है। मतलब कि जो एक्वेटिक एनिमल है वो ऑक्सीजन पाते हैं कौन सा? द ऑक्सीजन दैट इज डिसॉल्व इन वाटर। और वाटर में जो ऑक्सीजन की मात्रा है वो एटमॉस्फेयर में जो एयर है उसमें जो ऑक्सीजन की मात्रा उससे बहुत कम है। अब इससे क्या फर्क पड़ता है? इससे ये फर्क पड़ता है बेटा कि जब हम एयर इनहेल करते हैं तो हमारी बॉडी में अच्छी खासी मात्रा में ऑक्सीजन एक ही बार में पहुंचता है। बट जब मछली यानी गिल्स की मदद से इनहेल करती होगी तो उसकी बॉडी में एक सिंगल साइकिल में ऑक्सीजन कम पहुंचेगा। मतलब उसका ब्रीथिंग रेट फास्ट होता है। उसकी भरपाई कैसे करेगी? वो तेजी से सांस लेगी। क्यों? जब वो सिंगल बार सांस लेती है तुम्हारे मुकाबले उसकी बॉडी में कम ऑक्सीजन जाता है। और ये प्रश्न पूछता है पेपर में कि वाई द ब्रीथिंग रेट ऑफ एक्वेटिक एनिमल इज मोर एज कंपेयर टू द टेरेस्ट्रियल एनिमल। कई बार ये सवाल बोर्ड में आ चुका है कि वाई द ब्रीथिंग रेट ऑफ रेस्पिरेशन, by the breathing rate is more in aquatic animal as compared to the terrestrial animal। कि जो ब्रीथिंग रेट है वो एक्वेटिक एनिमल में टेरेस्ट्रियल एनिमल के मुकाबले अधिक क्यों होता है? तो सिंपल सा जवाब है, बिकॉज द कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन डिसॉल्व इन वाटर इज कंपैरेटिवली लोअर देन द कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एयर इन द एटमॉस्फेयर। समझ आ नहीं आ रहा क्या कहना चाह रहा हूँ? क्योंकि जो जीव पानी में रहते हैं भैया वो हवा ऑक्सीजन ले रहे हैं कहाँ से? जो पानी में डिसॉल्व है, और पानी में ऑक्सीजन कम डिसॉल्व है। तो जब एक बार ब्रीथ करेगा तो ऑक्सीजन कम पहुँचेगा, तो भरपाई कैसे करेगा? ब्रीथिंग रेट को बढ़ा देगा। अब हम जो टेरेस्ट्रियल एनिमल है, हम जब एक बार क्या करते हैं? ब्रीथ करते हैं तो अच्छी खासी मात्रा में ऑक्सीजन वैसे ही पहुँच जाता है, इसीलिए ब्रीथिंग रेट क्या होता है? कम होता है। कम भी क्या होता है? 72 टाइम पर मिनट तो होता है, 70 से 72, दैट इज 72 टाइम ब्रीथिंग हम करते हैं। अब एक ब्रीथ का मतलब है एक इनहेल और एक एक्सहेल। समझ आ नहीं आ रहा? चलो, तो ये समझ आया कि अगर पेपर में आ गया कि वाई एक्वेटिक एनिमल हैव हायर ब्रीथिंग रेट एज कंपेयर टू टेरेस्ट्रियल, तो आई थिंक लिख पाओगे। ठीक है, चलो ये मैंने कुछ जवाब देखे। जो टेरेस्ट्रियल में जो क्या ऑक्सीजन पाते हैं, कहाँ से पाते हैं? उनको एयर से मिलता है, ईजिली मिल जाता है। बट जो एक्वेटिक एनिमल है वो ऑक्सीजन लेते हैं कहाँ से? जो डिसॉल्व है किसमें? वाटर में, जो कि कंपेरेटिवली कम है। तो भाई को सिंगल ब्रीथिंग पे ऑक्सीजन कम मिलता है, इसलिए ब्रीथिंग रेट फास्ट होता है। ठीक है, और एक प्रश्न ये भी पूछता है पेपर में, व्हाई डिफ्यूजन इज नॉट इनफ इन लार्ज एनिमल। तुम अमीबा को देखो, अमीबा अपनी ऑक्सीजन की जरूरत बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन कर रहा है कि नहीं कर रहा? कि सेल से ऑक्सीजन जाता है, भाई की जरूरत पूरी। अब उसकी बात कीजिए किसकी? ये अर्थवॉर्म की। क्या कर रहा है? भाई के पास कोई डेडिकेटेड ऑर्गन है क्या? नहीं है। स्किन में छोटे छोटे पोर्स हैं, है ना, जो स्किन की मेम्ब्रेन है उसी से ऑक्सीजन अंदर चला जाता है। और कैसे जा रहा है? बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन जा रहा है। आप बात करें इंसेक्ट की, वो ब्रीथ करते हैं किससे? किससे ब्रीथ करते हैं? स्फेरिकल एंट्रेचिया। तो कैसे ऑक्सीजन बॉडी में पहुंच रहा है? बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। अब क्या देना? सार्थक, हार्दिक मुझे बता, हम ह्यूमन क्या हैं? कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। क्या हमारी बॉडी की जरूरत जो है ऑक्सीजन की, वो डिफ्यूजन से पूरी नहीं हो सकती थी? नहीं हो पाएगी। क्यों? मैंने पहले स्टेटमेंट जवाब दे दिया कि हमारी बॉडी क्या है? हमारा कॉम्प्लेक्स बॉडी है। क्या है? बहुत कॉम्प्लेक्स बॉडी है। डिफ्यूजन बहुत सिंपल प्रोसेस है। अब तुम्हारी स्किन से भाई कितना ऑक्सीजन पूरी बॉडी में पहुंच जाएगा? जो स्किन की जरूरत है वो तो पूरा पहुंचेगा नहीं। अब स्किन के अंदर इतने सारे सेल है, ब्रेन के अंदर सेल है, तुम्हें लगता है कि जो डिफ्यूजन से ऑक्सीजन बॉडी के अंदर पहुंचेगा वो पूरी बॉडी की ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट को पूरी कर पाएगा क्या? नहीं कर पाएगा। हम क्या हैं? लार्ज कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। हमारी ऑक्सीजन की जरूरत बहुत ज़्यादा है और डिफ्यूजन एक बहुत सिंपल प्रक्रिया है, वो हमारी बॉडी की ऑक्सीजन की पूर्ति नहीं कर सकता है। यही कारण है कि लार्ज कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में
डिफ्यूजन पे बॉडी डिपेंड नहीं कर रही है, किसके लिए? आपकी स्किन भी ब्रीथ करती है, आपकी स्किन भी ब्रीथ करती है, बट इतना ही ब्रीथ करती है कि अपनी जरूरत पूरी नहीं कर पाती, वो भी जो हमारा डेडिकेटेड सिस्टम है उसी से ऑक्सीजन प्राप्त करता है, किसके लिए? रेस्पिरेशन के लिए। समझ नहीं आ रहा? तो अगर पेपर में आपको पूछता है, ये तो चलो मैंने समझाया, बट अगर आपका पेपर पूछता है तो आप क्या क्या लिखेंगे? तुम बहुत मुस्कुरा रहे हो दोस्त। वाई डिफ्यूजन इज नॉट इनफ इन लार्ज एनिमल, कि जो डिफ्यूजन की प्रोसेस है वो क्यों लार्ज एनिमल में क्या पर्याप्त नहीं है? पहला कारण है डिफ्यूजन इज स्लो, डिफ्यूजन बहुत स्लो प्रोसेस है। दूसरा, ऑक्सीजन कैन नॉट रीच ऑल सेल क्विकली इन लार्ज बॉडी, कि जो लार्ज मल्टी सेलुलर जिनकी लार्ज बॉडी है, डिफ्यूजन से बॉडी के सभी सेलों तक ऑक्सीजन पहुंच ही नहीं सकती, है ना। एंड तीसरा, ऑक्सीजन हैज टू ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंस, ऑब्वियस सी बात है भाई, ब्रेन सेल तक पहुंचना है, कहाँ? पैर के नाखून तक तो नहीं, नाखून तो डेड साइड है, बट पूरे फुट तक पहुंचना है, इतना लॉन्ग ट्रैवल ऑक्सीजन को करना होता है, और डिफ्यूजन से वो संभव है ही नहीं। इसीलिए लार्ज मल्टी सेलुलर या कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में डिफ्यूजन ऑक्सीजन की पूर्ति नहीं कर सकता है। लिख पाओगे ना पेपर में? चलो बात कर रहे हैं, आई थिंक इसमें टाइम नहीं खर्च करूंगा, ऑलरेडी मैंने पीछे बताया कि रेस्पिरेशन क्या है, ब्रीथिंग में बता दिया। ब्रीथिंग क्या है बेटा? टेकिंग इन ऑक्सीजन रिच एयर एंड गिविंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर। ब्रीथिंग एक ऐसा लाइफ प्रोसेस है, लाइफ प्रोसेस नहीं कहेंगे, एक फिजिकल प्रोसेस है जहाँ क्या कर रहे हैं कि ऑक्सीजन रिच एयर इनटेक होती है और कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर एग्जिट होती है। ठीक है, दो तरह का होता है ब्रीथिंग साइकिल, एक इनहेलेशन जहाँ आप एयर लंग्स के अंदर ले रहे हैं, और एक होता है एक्सहेलेशन जहाँ क्या हो रहा है कि एयर लंग्स से बाहर रिलीज होती है। ठीक है, मैकेनिज्म मैं तुमको पीछे बता चुका हूँ कि देखो इनहेलेशन में क्या हो रहा है कि जो रिब केज की मसल्स है वो क्या करती है, बाहर की तरफ आती है, इसलिए लंग्स एक्सपेंड करता है, और डायफ्राम का मसल नीचे जाता है। और थिंक मैं पीछे ऑलरेडी पहले ही बता चुका हूं कि मैकेनिज्म क्या है ब्रीथिंग का ड्यूरिंग द इनहेलेशन। इनहेलेशन में क्या हो रहा है, रिब केज मसल बाहर आता है, डायफ्राम नीचे जाता है, इस वजह से चेस्ट कैविटी में स्पेस क्रिएट होता है और एयर अंदर चला जाता है। ठीक है, तो जब वो फैलेगा तो अंदर प्रेशर कम हो जाएगा, नाक के बाहर जो हवा है उसका प्रेशर ज़्यादा है, तो अपने आप ही एयर अंदर चला जाएगा, है कि नहीं। और जब आप एक्सहेल करते हैं तो क्या होता है, उसका उल्टा, रिब केज मसल अंदर जाती है, डायफ्राम का मसल ऊपर आता है, लंग्स की कैविटी कम हो जाती है, स्पेस कम होगा, वहाँ जो एयर है उसका प्रेशर बिल्डअप होगा। अब जब अंदर एयर का प्रेशर ज़्यादा होगा, बाहर नाक के बाद जो एटमॉस्फेयर प्रेशर वो कम होगा, तो क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है एयर अपने आप से लंग से बाहर आ जाएगी। समझ आ रहा नहीं आ रहा? चलो इधर आ जाओ। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम छोटा है, मतलब सच में जो इंपॉर्टेंट था वो सब हो चुका है, ये भी इंपॉर्टेंट है, बट सब यहाँ कहानी है, चीज़ आपको याद रखना कहाँ से काउंट किया गया, कुछ बहुत बड़ा चीज़ हो नहीं रहा। लास्ट में जो होगा वह एलवीली में होगा, वो डिस्कस करेंगे। देखो बात करें बेटा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब जो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम है बेटा, उसके कुछ मेन पार्ट है ना, नोज, नेसल कैविटी, फेरेनेक्स, लैरिनेक्स, ट्रैचिया, ब्रोंचियो, लंग्स और डायफ्राम। चलो पूरी साइकिल समझते थे, वो यही समझ आ सकता था, मैं सच में यही समझा सकता था, ये मैंने फिर भी ये मैंने बच्चों के लिए लिखा है। देखो मैं सच में इसका इस्तेमाल करने वाला नहीं हूँ, मैं बिना इसके ही बता सकता हूँ। देखो होता क्या, सबसे पहले अगर तुम देखो कि जो एयर है, ऑक्सीजन रिच एयर, वो बॉडी में कैसे पहुँचता है, वो आपके यहाँ नाक में दो छेद है, नॉस्ट्रिल कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, नॉस्ट्रिल। तो जो नॉस्ट्रिल है, उस नॉस्ट्रिल से जो एयर है वो बॉडी में पहुँचता है। और यहाँ एक चीज़ का डिस्कशन जरूर करेंगे, और ये जो कैनाल दिख रही है, नाक की नली है ना, जो नॉस्ट्रिल में है, इसे कहते हैं क्या, नेसल पास या नेसल कैविटी, यानी नाक की नली है वो, कि जब नॉस्ट्रिल से एयर इनटेक हुआ तो वो कहाँ गया, कुछ का कुछ काम नहीं है, जस्ट वो पाथ है कि इधर गया उधर गया, हर जगह का एक नाम रखा हुआ, हर जंक्शन का एक नाम रखा हुआ, कोई वर्किंग ऐसी खास नहीं। जहाँ होगी वर्किंग, जहाँ इंपॉर्टेंट बात होगी पूछने वाली, जो पेन पूछ सकता है मैं बताऊंगा। ठीक है, तो नॉस्ट्रिल क्या है, वो होल जो नोज में मौजूद है, तो नोज में जो होल मौजूद है नॉस्ट्रिल, उससे क्या होता है, एयर इनटेक होता है और कहाँ जाता है, नेसल पास। और सच में साइकिल याद रखना किसके बाद क्या आया, कभी कभी एमसीक्यू में 4 साइकिल देगा, गलत सलत एक सही होगी, आपको सही वाला मार्क करना है, किसके बाद, क्रम याद होना चाहिए, क्रम। तो ऐसे सवाल भी आते हैं। ठीक है, अच्छा तो नोस्ट्रिल से एयर बॉडी के अंदर इनटेक हुआ, नोस्ट्रिल क्या है, नोज के अंदर मौजूद होल्स। अब उसके बाद कहाँ जाता है, नेसल पास में जाता है, कहाँ जाता है, नेसल पास में। नेसल पास के बाद जाता है कहाँ, फेरेनेक्स में, किसमें, फेरेनेक्स।
फेरेनेक्स उस हिस्से को कहा गया है जहां बकल कैविटी, जो मुंह की नली आती है और नाक की नली आपस में मिलती है, तो उस हिस्से को क्या कहा गया? फेरेनेक्स। ये वो कॉमन रीजन है जहां से हवा भी गुजरती है और भोजन भी गुजरता है। नली है, कुछ काम थोड़ा ना कर रही है, सिर्फ एक पाइप है कि नोस्ट्रिल से एयर इनटेक हुआ, कहाँ चला गया? एक नली में चला गया। नली का नाम क्या रखा? चूंकि नाक में थी इसलिए रखा नेसल कैविटी या नेसल पास। फिर उसके बाद कहाँ चला गया? और आगे गया। अब जो आगे नली दिख रही है जिसमें से एयर जा रहा है, वो कैसा है? वो रीजन है बेटा जहां से मुंह से आया भोजन भी आता है और नेसल पास से आया एयर भी आता है, तो उसका नाम क्या रखते हैं? नेसल कैविटी। उसको कुछ नाम, नया नाम दिया, उसका नाम क्या? फेरेनेक्स। तो नोस्ट्रिल के बाद कहाँ? नेसल पास, नेसल के बाद फेरेनेक्स। फेरेनेक्स क्या है? जहां नेसल कैविटी और माउथ से आने वाली कैविटी, बकल कैविटी से आने वाली कैविटी आपस में मिलता है। ठीक है, इसके बाद देखो भोजन अलग हो जाता है, फूड पाइप अलग है, इसके बाद फूड पाइप अलग है। यहां से फूड पेट में जाता है कहीं पीछे से या आगे से, ठीक है, और यहां से देखो विंड पाइप अलग हो जाता है। क्या होता है? विंड पाइप अलग हो जाता है। बट फेरेनेक्स वो रीजन है जहां से भोजन और हवा कॉमनली पास करते हैं, और फेरेनेक्स के बाद फूड पाइप अलग हो जाता है और विंड पाइप अलग हो जाता है। समझ आई है? चलो अब समझ आ गया बेटा इतना। अब यहां देख लो, फेरेनेक्स हो गया। अब फेरेनेक्स के बाद कहां जाता है? लैरिनेक्स पे। किस पे? लैरिनेक्स। कुछ नहीं है, एक पास से एक रास्ता है फिर से। लैरिनेक्स को वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वॉइस बॉक्स। तो एयर कहां पहुंचा? नेसल पास से फेरेनेक्स, फेरेनेक्स से कहां पहुंचा? वॉइस बॉक्स। ठीक है, वॉइस बॉक्स का काम क्या? आवाज पैदा करना, उसमें रेस्पिरेशन का रोल नहीं है, बट ठीक है वो रास्ते में आता है, इसलिए कहां पहुंचा? लैरिनेक्स। अब लैरिनेक्स के बाद ये जो आपको दिख रहा है, जिसको आप गले में छूते हुए महसूस भी होता होगा, कुछ खुरदुरा सा, है ना, रिंग जैसा, है ना, ये है आपका क्या? विंड पाइप। क्या है? विंड पाइप। क्या है ये? विंड पाइप। इसको टेक्निकली कहते हैं क्या? ट्रैचिया। विंड पाइप तो आम बोलचाल में, बायोलॉजी में क्या है? ट्रैचिया। क्या है? ट्रैचिया। अब यहाँ ट्रैचिया में एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन है जो पेपर में पूछ सकते हैं। जो ट्रैचिया है बेटा, जिसको विंड पाइप कहते हैं, इसके ऊपर रिंग ऑफ कार्टिलेज होती है। क्या होती है? रिंग ऑफ कार्टिलेज, जो आपको छूने पे महसूस भी होती होगी, ऐसा लगता होगा कुछ खुरदुरा सा रिंग जैसी है वहां, वो एक्चुअल में कार्टिलेज टिश्यू का बना है। किसका बना है? कार्टिलेज। जो विंड पाइप है उसके ऊपर क्या है? कार्टिलेज टिश्यू की रिंग होती है, उसको कहते हैं क्या? रिंग ऑफ कार्टिलेज। अब ये रिंग ऑफ कार्टिलेज, आई थिंक कार्टिलेज जानते हो जिससे आपका नाक और कान बना हुआ है। कार्टिलेज वही टिश्यू है जिससे आपका नाक और कान बना है, तो वही कार्टिलेज टिश्यू क्या होता है? विंड पाइप के ऊपर मौजूद होता है और क्या बनाता है? रिंग ऑफ कार्टिलेज। और ये पूछता है कि रिंग ऑफ कार्टिलेज का क्या काम है। देखो रिंग ऑफ कार्टिलेज क्या कर रहा है, समझना भाई। आपका जो विंड पाइप है सच में बहुत डेलिकेट होता है। आप अंदर हवा लेंगे, एक्सपेंड करेगा, अब अगली साइकिल में एक्सहेल करेंगे, सुखड़ेगा, पिचकेगा, और भाई अगर ये लगातार कंप्रेस और रिलैक्स ही होता जाएगा तो डैमेज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डैमेज। मैं तब से चला रहा हूँ, अब मुझे पता कि अब मैं सच में अपनी लिमिट ओवर कर रहा हूँ, है कि नहीं? क्षमता है ना भाई। बट आप जब आप सांस तो लगातार लेते हैं, अब क्या होता? अगर रिंग ऑफ कार्टिलेज नहीं होता तो विंड पाइप क्या करता? जब आप इनहेल करते तो एक्सपेंड करता, एक्सहेल करते तो क्या करता? कॉन्ट्रैक्ट करता, और भाई बार बार जब कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करता क्या होता है? डैमेज हो जाता। और रिंग ऑफ कार्टिलेज क्या कर रही है? उसको ना कॉन्ट्रैक्ट करने दे रहा है ना रिलैक्स करने दे रहा है। इस वजह से आपका विंड पाइप प्रोटेक्ट रहता है। क्या रहता है? विंड पाइप। कभी स्ट्रॉ से कभी जूस पिया है? जोर से खींच दो तो पिचक जाता है कि नहीं? अब फिर फूंक मारो फूल जाएगा। देखा नकली स्ट्रॉ, वो पिचपिता सा प्लास्टिक वाला स्ट्रॉ जूस वाला पकड़ा देता है। आजकल तो थोड़ा वो कागज का थोड़ा मोटा रहता है, बट जो पहले आते थे पता नहीं, है ना, अभी भी आता ही होगा कहीं ना कहीं, है ना, पिचपिता सा पतला सा डेलिकेटेड। अब उसमें जोर से शक करिए, पिचक जाता है, जूस आना बंद, फिर थोड़ा सांस छोड़ो उसको, फिर वो फूल जाता है। तो अगर ऐसा ही आपके विंड पाइप के साथ बार बार हो बेटा, जो कि होगा जब आप इनहेल और एक्सहेल करेंगे तो ट्रैचिया डैमेज हो जाएगा। तो रिंग ऑफ कार्टिलेज का काम है टू प्रिवेंट दी ट्रैचिया फॉर्म ड्यू टू दी सक्सेसिव कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन दैट कैन बी कॉज ड्यू टू दी ड्यूरिंग दी इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। इनहेलेशन और एक्सहेलेशन के दौरान जो ट्रैचिया का सक्सेसिव कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन हो सकता था और उसकी वजह से जो डैमेज होता उससे प्रिवेंट करता है कौन? रिंग ऑफ कार्टिलेज। ये पूछ सकता है। अच्छा, हवा यहाँ तक पहुंच गई, दैट इज एयर, ऑक्सीजन रिच एयर। अब यहां से देखो एक स्ट्रक्चर आया, इसे कहते हैं क्या? क्या कहते हैं इसको? ब्रोंचियोस। क्या कहते हैं? ब्रोंचियोस। क्या कहते हैं? ब्रोंचियोस। तो यहां तक पहुंच गए ना। अब ब्रोंचियोस क्या करता है? ये वो हिस्सा है जहां से आपका विंड पाइप दो ब्रांच में डिवाइड हो जाता है, दो लंग्स से आपके। अब ब्रोंचियोस का काम कुछ नहीं है, वो यहां से एयर को
दोनों ही लंग्स में पहुंचाने का काम करता है। कुछ एयर चल जाएगा लेफ्ट वाले पे, कुछ चला जाएगा राइट वाले पे, ठीक है। तो ब्रोंचियस वो जंक्शन है जहां से विंड पाइप दो ब्रांच में टूटता है और सक्सेसिवली क्या करता है, एयर को आइदर लंग्स में लेके जाता है। और फिर ये जो ब्रोंचियस है ये फर्दर और छोटी छोटी ब्रांचेस में टूटता है, उसको कहते हैं क्या, ब्रोंचियोल। क्या कहते हैं, ब्रोंचियस। क्या कहते हैं, ब्रोंचियोल। ये रहा ब्रोंचियोल। क्या कहते हैं, ब्रोंचियोल। अब ये यहां से इंपॉर्टेंट है, जब ब्रोंचियोल में पहुंच गया, देखो अभी तो कुछ हुआ, कुछ नहीं हुआ, खाली एयर आगे आगे बढ़ रही है। नॉस्ट्रिल से चला नेसल पास, नेसल पास से फेरेनेक्स, थोड़ा बहुत पता होता है नेसल पास वो नाक की नली है, फेरेनेक्स वो हिस्सा जहाँ फूड पाइप और ये कहते हैं नेसल कैविटी दोनों कॉमन है। फिर उसका क्या आता है, वॉइस बॉक्स, उसका काम है कुछ नहीं, उसका बाद साउंड प्रोड्यूस करने में लैरिंक्स। फिर कहाँ, ट्रेचिया, ट्रेची के बाद कार्टिलेज की कहानी जरूर रख लेना। और उसका कहाँ जाता है, ब्रोंचियस। ब्रोंचियस फर्दर टूटता है किसमें, और छोटी छोटी ब्रांचेस में, उसे कहते हैं ब्रोंचियोल। अब यहाँ से इंपॉर्टेंट है, जब तुम ब्रोंचियोल देखो तो ब्रोंचियोल के लास्ट में देखो कुछ बैग लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं। क्या दिख रहे हैं, बैग लाइक स्ट्रक्चर, एल्विली कहते हैं। क्या कहते हैं, एल्विली। अभी तक तो देखो एयर क्या कर रहा है, जस्ट आगे 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 सरक रहा है, पाइप से दूसरे पाइप में, दूसरे पाइप में जा रहा है। बॉडी में कहाँ पहुंचा, मतलब ब्लड में कहाँ पहुंचा। एल्विली वो स्ट्रक्चर है बेटा जो फाइनली क्या करेगा, यहाँ से एयर या ऑक्सीजन रिच एयर कहाँ जाएगा, ब्लड में जाएगा। किसमें जाएगा, ब्लड में जाएगा। तो एक्चुअल में कोई पूछे रेस्पिरेशन कहाँ होता है, लंग्स मत बोल देना। हमारे पे जो रेस्पिरेशन हो रहा है वो किसके थ्रू हो रहा है, एल्विली के थ्रू हो रहा है, इन दी लंग्स। अब ये रहा एल्विली, बैग लाइक स्ट्रक्चर। एक्चुअल में एल्विली जो है ना वो लार्ज नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरी से कनेक्टेड है। तो अच्छा खासा ब्लड की सप्लाई है उसके पीछे। ये दिखाने की कोशिश की है कि जब यहाँ एल्विली के अंदर क्या पहुंचा, ऑक्सीजन रिच एयर पहुंचा, तो इस एल्विली की वॉल से ऑक्सीजन ब्लड में चला जाएगा और जो बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड आ रहा है वो ब्लड से डिफ्यूज होके एल्विली के सैक, मतलब वो खाली जगह में आ जाएगा। और जब तुम अगले सैक में एक्सेल करोगे तो वो ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड लंग से आउट हो जाएगा। समझ आ रहा है यार, ठीक है। तो एल्विली क्या है, टाइनी एयर सैक एट द एंड ऑफ ब्रोंचियोल। ब्रोंचियोल के आखिरी में जो एयर सैक खाली जगह है उसको कहते हैं क्या, एल्विली। साइट ऑफ गैसेस एक्सचेंज, एक्चुअल में बॉडी में जो गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है कि जो ऑक्सीजन रिच एयर आपने लिया उसमें से ऑक्सीजन अल्टीमेटली ब्लड में इससे पहले कहीं गई थी, तो जस्ट आगे 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 जा रहा है। तो एल्विली वो स्ट्रक्चर है जहाँ फाइनली जो ऑक्सीजन रिच एयर में ऑक्सीजन है वो ब्लड में डिफ्यूज हो जाएगा और ब्लड में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कहाँ आ जाएगा, वो लंग्स बोले तो एल्विली में आ जाएगा और एल्विली में आके कहाँ जाएगा, वापस उसी रास्ते से बॉडी से या लंग से आउट हो जाएगा। क्लियर है। फीचर क्या है, देखो इसके भी वही 3 फीचर्स हैं जो पीछे पड़े थे। कॉमन फीचर ऑफ ऑल रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या है, सरफेस एरिया लार्ज। डिजाइन कुछ इस प्रकार से है कि इट प्रोवाइड लार्ज सरफेस एरिया, बहुत छोटे 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 छोटे। तो एक सिंगल एल्विली का साइज बहुत छोटा होगा बट ऐसे मिलियंस हैं। और फैक्ट है सच में, हर एल्विली को अगर तुम खोल दोगे ना, एक लॉन्ग टेनिस का कोर्ट, लॉन्ग टेनिस समझते हो, रॉजर फेडरर वाला है ना, सानिया मिर्जा खेलती थी इंडिया से अगर रिलेट करो, है ना। तो जो लॉन्ग टेनिस का कोर्ट है सच में फैक्ट है, अगर लंग्स में मौजूद हर एल्विली को खोला जाए और फ्लैट करके बिछाया जाए तो एक लॉन्ग टेनिस का कोर्ट, एक लॉन्ग टेनिस का कोर्ट कवर हो जाएगा। इतना सरफेस एरिया, इतना सरफेस एरिया, इतना सरफेस एरिया। ऐसे नहीं लिखा प्रोवाइड लार्ज सरफेस, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में ऐसे रिलीज कर रही थी, क्या करती थी, एब्जॉर्प्शन का सरफेस एरिया बढ़ाती थी। सेम काम एल्विली यहाँ कर रही है कि इट प्रोवाइड लार्ज सरफेस एरिया फॉर दी एक्सचेंज ऑफ गैसेस। दूसरा फीचर क्या है, वॉल की क्या है, बहुत थिन है। वॉल थिन होने से क्या होगा भाई, डिफ्यूजन इजीली हो जाएगा। और लास्ट क्या है, सराउंडेड बाय लार्ज सप्लाई ऑफ ब्लड थ्रू बाय दी ब्लड कैपिलरी, मतलब अच्छा खासा ब्लड कैपिलरी का नेटवर्क होता है जो वहाँ अच्छा खासा ब्लड पहुँचाता है। समझ आए। तो देखो जब रेस्पिरेशन ह्यूमन पढ़ते हो सच में कहानी ज़्यादा है कि एयर नॉस्ट्रिल से इनटेक किया, काम क्या, कुछ भी नहीं है। नेसल पास में गया, फेरेनेक्स गया, क्रम याद होना चाहिए, क्रम याद होना चाहिए। फेरेनेक्स में गया, फेरेनेक्स के बाद लैरिंक्स, लैरिंक्स के बाद ट्रेचिया, ट्रेचे में वो याद करना रिंग ऑफ कार्टिलेज की कहानी। फिर कहाँ, ब्रोंचियस, ब्रोंचियस फर्दर डिवाइड हुआ किसमें, ब्रोंचियोल। ब्रोंचियोल के लास्ट में सारी कहानी स्टार्ट हुई जहाँ एल्विली आया। एल्विली एक्चुअल में क्या है, वो साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेज है, जहाँ गैसेज का अदला बदली हो रहा है। लंग्स से एयर ब्लड में जा रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से वापस से लंग्स में आ रहा है, लंग्स बोलो एल्विली में आ रहा है। ठीक है, चल। और ये याद रखना, कभी पूछ ले कि व्हाट आर द फीचर्स ऑफ एल्विली, व्हाट आर द फीचर ऑफ एल्विली विच मेक इट एफिशिएंटली एक्सचेंज ऑफ द ब्लड। तो वही 3 फीचर जो पीछे पड़े थे कि द डिजाइन, जहाँ तुम ऑर्गन कह रहे थे वहाँ एल्विली लिख देना,
द डिजाइन ऑफ एल्यूविली सच दैट इट प्रोवाइड लार्ज सरफेस एरिया। दूसरा, इट्स वॉल इज थिन फॉर द इजी एक्सचेंज ऑफ गैसेज। एंड तीसरा, इट इज कनेक्टेड विद लार्ज नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज एंड हैव अ रिच सप्लाई ऑफ ब्लड। है क्या नहीं? पूछता है पेपर में एल्यूविली क्या फीचर है, ये क्वेश्चन आ गया कि वाई एल्यूविली आर इफेक्टिव, या इसको ऐसे पूछता है मेंशन द फीचर ऑफ एल्यूविली विच मेक एफिशिएंट एक्सचेंज ऑफ गैसेस। क्या है? मिलियंस ऑफ एल्यूविली है, दैट इज वही प्रोवाइड लार्ज सरफेस एरिया, प्रोवाइड लार्ज सरफेस एरिया, मिलियंस एल्यूविली क्या करे? वही काम, इंश्योर मैक्सिमम गैस का एक्सचेंज। बट मैं कहूँगा ये मत लिखना, अगर पूछा कि एल्यूविली के वो क्या फीचर हैं जिससे वो गैसेस का एफिशिएंट एक्सचेंज कराता है, तो ये 3 चीजें लिख देना। ठीक है, चलो बात कर रहे हैं फिर फाइनली। अच्छा देखो, एक एक्सपेरिमेंट डिस्कस करेंगे, ऑब्वियस सी बात है। देखो एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट से वर्बली बोल रहे हैं, आइडिया है आपको। कैसे साबित हुआ कि जब हम गैस एक्सेल करते हैं उसमें क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, थोड़ा सा केमिस्ट्री भी यहाँ यूज होगा, पीछे एक चैप्टर पढ़ा चुका हूँ ऑलरेडी। देखो क्या होता है, एक एक्टिविटी है, उसमें क्या है कि आप एक टेस्ट ट्यूब लेंगे, अब उस टेस्ट ट्यूब में क्या डालेंगे? लाइम वाटर। क्या डालेंगे? लाइम वाटर। सब जानते हैं लाइम वाटर क्या है? कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड, चूना पानी। अब क्या करेंगे? एक स्ट्रॉ लीजिए और मुंह से इसमें फूंक मारो, मुंह से इसमें फूंक मारो। अब जब तुम उसे मुंह से फूंक मारोगे तो क्या डाला तुमने? अभी वो गैस गया जो आपने एक्सहेल किया। अब जैसे ही तुम इसे फूंक मारोगे तुम क्या देखोगे? जो लाइम वाटर जो कि क्लियर सॉल्यूशन होता है वो स्लाइटली मिल्की हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्लाइटली मिल्की। थोड़ा केमिस्ट्री याद करो, पढ़ाया आपको पहला चैप्टर केमिस्ट्री का। एक्चुअल में हो क्या रहा है कि जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में जब आपने फूंक मारा तो बेटा जो गैस आप एक्सहेल करते हो उसमें क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। और जब लाइम वाटर या लाइम वाटर दैट इज क्या? स्लैक लाइम कार्बन से मिलेगा तो क्या बनाता है? एक वाइट कलर का प्रेसिपिटेट क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बनाता है? कैल्शियम कार्बोनेट। है कि नहीं? और इसीलिए वो मिल्की होता है। फिर तुम उसमें और गैस और हवा मारो तो तुम भी जाना और ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड जा रहा है, तो तुम जानते हो फिर क्या होता है? ये कैल्शियम कार्बोनेट जब फर्दर कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करता है तो आपको याद होगा एक क्लियर सॉल्यूशन बनता था। क्या? कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। है कि नहीं? और तुम जानते हो कि लाइम वाटर किसके साथ करता है? कार्बन डाइऑक्साइड के साथ करता है। और लाइम वाटर में जब आप फूंक मारते हो तो उसका पहले मिल्की होना और फिर फूंक मारने पे उसका वापस से क्लियर सॉल्यूशन हो जाना, ये साबित करता है कि जो गैस आप एक्सहेल करते हैं दैट कंटेन CO2। समझा है? तो छोटा सा एक्टिविटी पेपर में पूछ सकता है, तो पता होना चाहिए। ठीक है, ये डाटा याद कर लोगे। आप जो इनहेल कर रहे हो उसमें 21% ऑक्सीजन होता है और देखो कार्बन डाइऑक्साइड बहुत कम होता है। बट जब आप एक्सहेल करते हो तो देखो ऑक्सीजन कम हो जाता है, ऑब्वियसली कम हो जाएगा, क्योंकि कुछ ऑक्सीजन आपकी बॉडी, कुछ क्या अच्छा खासा ऑक्सीजन आपकी बॉडी यूज़ कर लेती है। बट फिर भी देखो जो आप एक्सहेल कर रहे हो उसमें फिर भी 16.4% ऑक्सीजन रहता है। मतलब जो ऑक्सीजन इनटेक किया वो सारा तो लंग्स ब्लड में पहुंचा भी नहीं पाया, है ना, इतना एफिशिएंट होने के बावजूद। ठीक है, बट देखो कार्बन डाइऑक्साइड जो बाहर आया बढ़ गया। क्यों? अबे जो कार्बन डाइऑक्साइड तुमने लिया था वो तो बाहर आएगा ही आएगा, बट वो तो बहुत कम था, ये तो अच्छा खासा बढ़ गया 4.4%। कैसे? अरे रेस्पिरेशन जब हुआ तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड बना ना, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से बाहर आया, है कि नहीं? इसीलिए जो आप एक्सहेल करते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होता है। और ऑब्वियस सी बात है वाटर वेपर भी ज़्यादा होता है, बिकॉज रेस्पिरेशन में वाटर भी तो बनता है। चलो लास्ट टॉपिक, चिंता मत करो, इसके बाद नया टॉपिक ट्रांसपोर्टेशन आएगा और ये आज यहीं तक होगा, है ना। चलो बात कर रहे हैं रेस्पिरेशन इन प्लांट। कोई डिस्कस नहीं कर रहे हैं क्या होता है, अंतर समझ रहे हैं। प्लांट और एनिमल में रेस्पिरेशन में डिफरेंस क्या है वो पढ़ रहे हैं। प्लांट भी रेस्पिरेशन करते नहीं करते क्या? सुनो भैया, प्लांट फोटोसिंथेसिस जब करता है ना तो फोटोसिंथेसिस के दौरान बेटा वो क्या बनाता है? फूड बनाता है। बट उस फूड से एनर्जी बनाने के लिए प्लांट को भी रेस्पिरेट करना पड़ता है। और प्लांट का जो रेस्पिरेशन है वो भी एरोबिक है। क्या है? एरोबिक। समझना, प्लांट ऑक्सीजन भी लेता है, प्लांट ऑक्सीजन भी लेता है। कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए उसको किसके लिए? फोटोसिंथेसिस के लिए। बट फोटोसिंथेसिस के लिए लाइट भी चाहिए, इसलिए रात को फोटोसिंथेसिस कर नहीं पाता है। नहीं तो रात को भी क्या ले? कार्बन डाइऑक्साइड ले और ऑक्सीजन छोड़े, है कि नहीं? बट प्लांट जो फोटोसिंथेसिस के दौरान क्या कर रहा है? सिर्फ फूड बना रहा है बेटा। उस फूड से एनर्जी बनाने के लिए, रुक जाओ बच्चे, हाँ उधर बोलो, शिवानी होगी, है ना। अच्छा
चलो जाओ शिवानी या वैष्णवी, थोड़ा सा रुक जा, 5 मिनट, खत्म ही हो गया कि नहीं। तो मैंने कहा कि जो प्लांट है वो फोटोसिंथेसिस के दौरान फूड बनाता है। क्या बनाता है? फूड। बट उस फूड से एनर्जी बनाने के लिए बेटा उसको भी रेस्पिरेशन करना पड़ता है, उसके लिए वो भी ऑक्सीजन लेता है। बट दिन में क्या होता है, सुनना जरा, दिन में क्या हो रहा है कि वो फोटोसिंथेसिस कर रहा होता है, तो उसमें वो क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, वाटर लेता है, सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में क्या बनाता है, फूड, ग्लूकोज और ऑक्सीजन। बट सच बताऊं, वो सारा ऑक्सीजन बाहर नहीं छोड़ता है, क्योंकि दिन में वो फोटोसिंथेसिस के साथ रेस्पिरेशन भी तो कर रहा है। और जो ये ग्लूकोज बनता है C6H12O6, इसको वो इस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट भी करता है। बट सच बताऊं, प्लांट बहुत कम रेस्पिरेशन करता है, क्योंकि तुम जानते हो प्लांट में रेस्पिरेशन बहुत ज़्यादा चाहिए नहीं, क्योंकि वो इंसान को मूव नहीं करता है, तो उसकी एनर्जी रिक्वायरमेंट कम है, इसलिए रेस्पिरेशन का रेट भी स्लो है, समझ लो। और वो कुछ ऑक्सीजन जो खुद की बनाई हुई है, और हो सकता है कुछ एटमॉस्फेयर से भी लेता है, उसको रिएक्ट करके क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। क्या? और ये कार्बन डाइऑक्साइड बाहर नहीं छोड़ेगा, क्यों? दिन के टाइम कम से कम, क्यों? क्योंकि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा वो खुद ही इस्तेमाल कर लेगा, कहाँ? फोटोसिंथेसिस में। बट ध्यान रखना, जब जैसे ही रात होगी तो ये होना बंद हो जाएगा। बट बेटा रात को एनर्जी चाहिए होती है, तो दिन भर जो फूड बनाया है उसके पास, और दिन भर क्या करेगा, अब वो ऑक्सीजन खुद बना नहीं रहा है, तो अब दिन में, रात के टाइम पे ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर से लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। अब वो कार्बन डाइऑक्साइड यूज करेगा नहीं, क्यों? फोटोसिंथेसिस कर नहीं सकता है, क्या करेगा, एटमॉस्फेयर में ही रिलीज करेगा। बट बहुत ज़्यादा कार्बन तब भी नहीं बना रहा, बिकॉज यही हमें पढ़ना है कि प्लांट का रेस्पिरेशन कैसे अलग है। रेस्पिरेशन ऑफ प्लांट परफॉर्म रेस्पिरेशन इंडिविजुअली, उसके पास कोई डेडिकेटेड ऑर्गन नहीं होता कि लंग्स, गिल्स, ऐसा। प्लांट का हर बॉडी पार्ट अपने हिस्से का रेस्पिरेशन खुद करता है। लीफ अपना रेस्पिरेशन खुद कर रही है, स्टेम अपना रेस्पिरेशन खुद कर रहा है, रूट्स अपना रेस्पिरेशन खुद करता है। ठीक है, ये पहला डिफरेंस किससे, एनिमल से। दे डज नॉट हैव एनी डेडिकेटेड ऑर्गन, उसका इंडिविजुअल बॉडी पार्ट अपना रेस्पिरेशन खुद करता है। दूसरा, इन प्लांट देयर इज वेरी लिटिल ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रेस्पिरेटरी गैस। ऑब्वियस सी बात है, कोई डेडिकेटेड ऑर्गन है नहीं। हमारे में क्या है कि एल्वियोली में गया, अब एल्वियोली में जो ऑक्सीजन गया उसको ब्लड पूरे बॉडी के ऊपर से लेके लास्ट तक पहुंचाएगा, तो अच्छा खासा क्या हो रहा है, गैसेस का ट्रांसपोर्टेशन होता है। बट प्लांट में क्या है, उसका हर बॉडी पार्ट अपना रेस्पिरेशन खुद कर रहा है। इस वजह से ऐसा थोड़ा ना कि लीव्स ने ऑक्सीजन लिया और वो ऑक्सीजन लीफ ने लिया, वो रूट तक पहुंचाना है। रूट अपने हिस्से का रेस्पिरेशन खुद कर रहा है, मतलब खुद ऑक्सीजन खुद ले लेता है, इसलिए वहां जो गैसेस का ट्रांसपोर्टेशन है वो उतना ज़्यादा होता नहीं। समझ आया दूसरा पॉइंट? अरे बोलो। बट वहीं एनिमल में गैसेस का ट्रांसपोर्ट एक लॉन्ग डिस्टेंस तक होता है। ठीक है। तीसरा और लास्ट, रेस्पिरेशन जो प्लांट है बहुत स्लो होता है। क्या होता है, बहुत ही स्लो होता है। क्यों? अरे इमोबाइल एनिमल है ना, इमोबाइल ऑर्गेनिज्म, एनिमल नहीं, इमोबाइल। अरे मूव नहीं करता ना, मूव नहीं करता, उस तरह की लाइफ प्रोसेस नहीं उसकी बॉडी पे, इस वजह से एनर्जी का रिक्वायरमेंट भी कम है। जब एनर्जी का रिक्वायरमेंट कम है तो एनर्जी ज़्यादा क्यों बनाएगा? अब जब एनर्जी कम बनाएगा तो रेस्पिरेशन का रेट भी स्लो होगा। ठीक है, याद रहेगा। एक लास्ट चीज़ मैं लिख देता हूँ, ये पता होना चाहिए। देखो लीफ में तो एयर का जो एक्सचेंज है वो स्टोमेटा से हो जाता है, सबको पता है। बट बात करें स्टोमेटा सिर्फ लीफ में होते हैं, तो जो स्टेम है वो कैसे गैसेस का एक्सचेंज कर रहा है? तो स्टेम में भी छोटे छोटे पोर्स होते हैं, और याद रखना उसको लेंटिकल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? लेंटिकल्स कहते हैं। याद रख लेना, कोई पूछ ले कि लेंटिकल्स क्या है, या पूछे कि प्लांट में जो स्टेम और रूट्स हैं वो कैसे रेस्पिरेशन कर रहे हैं, तो वहाँ स्टोमेटा होते हैं? नहीं, लीव्स में स्टोमेटा होते हैं। तो स्टेम में भी छोटे छोटे पोर्स होते हैं, उनको लेंटिकल्स कहते हैं, और इन लेंटिकल्स के थ्रू ही क्या करता है, वो गैसेस का एक्सचेंज करता है, बोले तो रेस्पिरेशन करता है। ठीक है, थोड़ा आई थिंक लंबा तो नहीं खींचा हमने, ठीक है, हमने थोड़ा लेट भी तो स्टार्ट किया था, घंटे भर की क्लास हुआ है, ऐसा नहीं है ना। तो इसके साथ हमारा दूसरा लाइफ प्रोसेस हो गया। इतना पढ़ लेना। जीतू भाई भागना चाहता है, भाग सकता है, तू लेट हो गया होगा, बट सच में पढ़ लेना। अगली क्लास में मिलेंगे तो बाय गॉड मैं पूछूंगा आप लोगों से क्या पढ़ा। मैं तब तक आगे नहीं जाऊंगा जब तक तुमने मुझे सेटिस्फैक्टरी जवाब नहीं दिया, है ना। मेरे लिए मैंने कहा क्लास अभी भी ऑफलाइन हो रहा है ना। इसके मजे मत लेना कि बोर्ड पे चला गया, रिकॉर्ड हो रहा है। मैं बाबा बोल दिया ये बात को कि पूछेगा नहीं, मैं पूछूंगा भी और इनाम भी दूंगा पूरा। ठीक है दोस्त। जानवी नहीं है, खनक। ठीक है, तो आप लोग जा सकते हैं। बस मेरा एक काम कर देना या दोस्त, ये बंद भी कर दो भाई को।